हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं। ठीक, तो जितने भी बच्चे कक्षा 7 में पढ़ते हैं वो सभी बच्चे अपने अपनी SCERT की बुक्स खोलें। अध्याय हमारा 11 है जिसका नाम है पौधों में जनन। तो देखिए, जितने भी बच्चे अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं कक्षा 7 वाले, उसके अलावा और भी जो क्लास के यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी अच्छी तरह देखें, क्योंकि साइंस का चैप्टर है, हमारे सभी काम का है। तो सभी अपनी अपनी SCERT की बुक्स को खोलें, ठीक है, क्लास 7 वाले, ठीक है। और आज हमारा अध्याय है 11 और जिसका नाम है पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, जिसकी हमारी आज पहली क्लास है और हमारे इस अध्याय की क्या है, शुरुआत। ठीक, तो हमारे आज अध्याय की शुरुआत है। इससे पहले मैं आपको अच्छी तरह से जनन के बारे में बता चुका हूँ। जनन क्या होता है? जनन वह होता है जिससे किसी सजीव की पीढ़ी आगे बढ़ाने में वो क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, जिससे उसकी पीढ़ी क्या है, आगे बढ़ती है। अगर मैं जीव की बात करता हूँ तो रिप्रोडक्शन उसकी हेल्प करेगा, उसकी पॉपुलेशंस को आगे बढ़ाने में, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी। ठीक, अच्छी तरह से मैं समझा दूँ। लेकिन आज हमें यहाँ पर समझना है मोस्टली बात प्लांट्स के बारे में, कि जो चीज़ एनिमल्स के अंदर मिल रही है क्या वो चीज़ मुझे प्लांट्स के अंदर भी मिल रही है देखने के लिए। लेकिन दोनों ही क्या है, एक दूसरे अपोजिट। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जो चीज़ एनिमल्स के अंदर हो रही है वही चीज़ प्लांट्स के अंदर भी हो रही है। ठीक, तो आज हम प्लांट्स के बारे में थोड़ा अपने इस अध्याय में अच्छी तरह से समझेंगे। तो सभी बच्चे शांत होकर बैठे रहें और जो मैं बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनें और समझें और घर जाके पढ़ते रहें। तो सभी बच्चे प्यार से बोलिए वंदे। बहुत अच्छी बात। देखिए, पौधों में जनन हमारा अध्याय है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बात देखते हैं कि मुझे प्लांट्स में जनन पढ़ना है। तो जनन के बारे में तो वो जनन वह एक प्रोसेस, प्रक्रिया है जिससे कोई सजीव, ठीक, जिसकी पीढ़ी आगे बढ़ती है और वह पीढ़ी बढ़ाने में क्या उसकी मदद करता है, हेल्प करता रहता है। ठीक, तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए SCERT ऐलान देखते हैं, सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। ये देखो बात है। पहली बात, कोई भी सजीव सही, आप एनिमल्स को ले लो, प्लांट्स को ले लो, किसी को भी ले लो, आज इतनी पॉपुलेशन क्यों? आज हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें पेड़ देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा हमें जनसंख्या देखने के लिए, हमें किसी भी जीव को ले लो, हर जीव की आपको क्या बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, जनसंख्या। वो अभी से नहीं, बहुत पहले से लगातार बढ़ती आ रही है। क्यों बढ़ती आ रही है? रिप्रोडक्शन की वजह से, इस जनन की वजह से। तो सभी जीव अपने वंश को यानी कि अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए वो जनन करते रहते हैं, अर्थात वो रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। रिप्रोडक्शन वो करेंगे तो उसकी पीढ़ी क्या धीमे धीमे क्या आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जनन का मतलब है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन यहां पर देखिए शब्द लिखा है री। ठीक, ये देखो लिखा है री का मतलब होता है पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। ठीक, बनना। तो इसमें क्या है, किसी देखिए ये एक कोई चीज है, इससे क्या है हमारी ये चीज बनी, रिप्रोडक्शन के द्वारा बनी, इससे ये चीज बनी। अब इससे फिर दो बनेंगी। ठीक है, इससे दो बनेगी और इससे दो बनेगी। एक से दो बन नहीं है, इससे देखिए ये दो बनेगी, अब इससे दो बनी, इससे दो बनी, इससे दो बनी, इससे दो बनी, इससे दो बनी। तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, री का मतलब पुनः, प्रोडक्शन बार बार, पहले एक बार ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये पुनः बार बार उत्पादन हो रहा है, उसी को मैं कहता हूं रिप्रोडक्शन। पिछली क्लास में जो जंतुओं में जनन है उस क्लास में मैंने अच्छी तरह समझाया है। ठीक, बार बार नहीं समझाऊंगा। जिसमें देखिए माता पिता, जिसे मैं जनक कहता हूं, से संतति का जन्म। संतति का मतलब होता है बच्चे, ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब क्या है, बच्चे। संतति का मतलब होता है बच्चे, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का जनन द्वारा होता है। जब भी, अब यहां पर देखिए गौर से, यहां पर एक सेल है, ये है सेल,
और ये सेल है आपकी किसकी, अमीबा की। ठीक, अब अमीबा में क्या हुआ, अमीबा के लिए बात करें तो ये पहले गौर से देखिए, अमीबा की एक कोश की जीव है। कैसा होता है, एक कोश की जीव। अब ये कोशिका ऐसी है कि ये बड़ी हो गई है, मेचर हो गई है, परिपक्व हो गया, इसमें पूरी कैपेसिटी आ गई है, एक से ये दो बना लेगी। तो एक से दो बनाने के लिए क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस का डिवाइड हुआ। ठीक, न्यूक्लियस का डिवाइड हुआ, फिर बाद में किसका हुआ, इसके अंदर भरा हुआ जो द्रव है ना, उसे मैं कहता हूं कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म का, तो इससे दो बन गई। ये है मैन, ये क्या है तुम्हारी, मैन, मुख्य। और जो मैन है उसी को मैं क्या कहूंगा, एक पेरेंटल सेल। उसी को मैं क्या कहूंगा, पेरेंटल सेल, यानी कि जनक सेल। ठीक है, पेरेंटल का मतलब होता है यहां पर जनक, अच्छी तरह समझ लो। ये एक मुख्य सेल है और उस मुख्य को कहता हूं मैं क्या, पेरेंटल सेल। तो पेरेंटल सेल से अब जो छोटी छोटी दो बन रही है, इसे मैं क्या कहूंगा, डॉटर सेल। इसे मैं क्या कहूंगा, डॉटर सेल्स। इसे जो मैं बता रहा हूं उसे बड़े ध्यान से समझो। डॉटर सेल, डॉटर का मतलब क्या होता है, पुत्री। ठीक है, तो यहां से क्या, डॉटर सेल। ठीक है, यहां पर इसे कहता हूं मैं डॉटर सेल। डॉटर सेल का मतलब क्या हुआ, इस सेल के लिए ये क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग, अर्थात संतत हुई। इसे मैं क्या कहता हूं, संतत। इसे देखिए यहां पर संतत, ये देखो। अब देखिए समझिए, माता पिता जिसे मैं जनक कहता हूं से संतत, इसे पेरेंटल सेल से संतत का जन्म, इस पेरेंटल सेल से संतत का जन्म। ये देखो संतत, संतत का मतलब होता है बच्चे, ऑफस्प्रिंग। ठीक, का जन्म एक जनन द्वारा होता है। इसे मैं कैसे समझ सकता हूं, आप यहां पर लगा लीजिए, ये है एक मुर्गी। ठीक, इस मुर्गी से क्या प्रोड्यूस हुआ, पहले अंडा था, अंडा काफी दिनों तक रखा। जब अंडा मेचर हो गया, मेचर का मतलब होता है परिपक्व, परिपक्व उसे कहते हैं। अब वो पूरी कंडीशन में आ गया, बिल्कुल सही आ गया, तब अंडे की क्या होगी, यहां पर हैचिंग। उसके बाद अंडे की क्या होगी, हैचिंग। तो यहां पर हो रही है अंडे की क्या, हैचिंग। जैसे ही अंडे की हैचिंग होगी तो अंडे में से क्या निकलेगा, चूजा। ठीक है, चूजा बिल्कुल छोटा है। अब जो चूजा क्या होगा, छोटा है, घूमा फिरी करेगा, खाना खाएगा, खाना खा के क्या धीमे धीमे क्या वृद्धि करेगी, क्या इतना बड़ा हो जाएगा। जब इतना बड़ा हो गया तो इसे कहते हैं अब वो मेचर हो गया, परिपक्व हुआ, वयस्क हो गया पूरा। अब यहां से इतना बड़ा हो गया तभी तो ये अंडे बनाएगा, इस पे तो अंडे थोड़ी बना सकता है। ठीक, तो ये कैपेसिटी क्या है, यहां से लेकर के यहां से कैपेसिटी लेकर क्या चल रहा हूं मैं, ये है मेरे पास क्या, एक पेरेंटल। ये क्या है मेरे पास, पेरेंटल। यहां पर दो की जरूरत पड़ रही है या एक ही पेरेंटल सेल है। तो जहां पर एक होती है, यहां पर दो चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जहां दो चीज की जरूरत पड़ती है उसे मैं कहता हूं सेक्सुअल। ठीक, तो सेक्सुअल में क्या है, टू कैंडिडेट्स मस्ट बी कंपल्सरी। सेक्सुअल में दो चीज होनी चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। अच्छी तरह से समझिए, यहां पर दो चीजें, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं वहां पर एक ही सेल होती है। तो यहां पर देखिए एक ही सेल तो है मेरे पास, ये एक से ही दो बन नहीं है। ठीक, एक से ही दो बन नहीं है। तो यहां पर क्या है, पेरेंटल सेल एक है। जहां पर एक होती है पेरेंटल सेल उसे कहते हैं यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल। ठीक है, इसे हम कहते हैं यूनिपेरेंटल। और जहां पर दो की जरूरत पड़ती है मुझे, ठीक है, जहां पर मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, दो की, उसे कहते हैं बाई पेरेंटल। बाई का मतलब दो, यूनि का मतलब होता है एक। तो यहां पर एक की जरूरत पड़ रही है, यहां पर एक की जरूरत पड़ रही है। तो हम यहां पर यह बात कह सकते हैं, मुझे यहां पर यह समझिए कि जनन क्या है। जनन वह होता है जिससे कोई सजीव अपने वंश को क्या आगे बढ़ाते हैं। आप ऐसे बोल दोगे फिर भी काम चल जाएगा। देखिए इस क्रिया में सजीव कोई भी प्लांट्स, एनिमल्स, छोटे से लेकर के बिल्कुल जिसे सजीव कह सकते हैं, जिसके अंदर में जान है, सजीव उसे कहें जिसके अंदर में जान है, वो सारी कैपेसिटी क्या, सभी सजीव अपने समान जीवों को जन्म देंगे। मुर्गी है, यहां से इसके बच्चे जब प्रोड्यूस होंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार की शक्ल के बनेंगे। ठीक, मुर्गी के बच्चे मुर्गी तो बनेंगे। यहां पर क्या है मेरे पास, अमीबा। यहां पर है मेरे पास क्या, अमीबा।
तो इसकी शक्ल का अमीबा बनेंगे। यहां पर मेरे पास क्या है, स्पाइरोगायरा। ये क्या है मेरे पास, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा से ही मेरा क्या, स्पाइरोगायरा बना। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, सुनिए एक एक लाइन को समझो। इस क्रिया में सभी सजीव, कोई भी सजीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। वो अपने ही जैसी क्या, अपनी ही जैसी चीज की, अपनी ही जैसी संरचना वाली चीज को क्या बनाएंगे। ठीक, हर लाइन को समझा करो। विज्ञान में केवल समझने का काम सबसे ज्यादा है, पढ़ता तो घर पे कोई नहीं है। अब देखिए, अधिकांश पौधों का शरीर देखिए जड़, तना तथा पत्तियों से बना होता है। हम किसी भी पौध को देखते हैं, यह है मेरे पास पेड़, यह है इसकी जड़, जड़ इसके अंदर है। पौधे में क्या मिलेगी मुझे, उधर देखना बंद कर, इधर ब्लैक बोर्ड पर देख, यहां पर समझ में आएगा नहीं थे। ये है मेरे पास क्या, जड़, और ये है मेरे पास क्या, तना, और ये है मेरे पास क्या, पत्ती। देखिए, अधिकांश पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों से बना होता है। ये तो ज्यादातर पेड़ जितने मिलेंगे उनमें अक्सर ये चीजें मिल जाती हैं। कुछ पेड़ हैं जो हमारे शुरुआत हो रहे, जैसे मैं एंसेस्टर बोलता हूं, जैसे शैवाल, शैवाल के अंदर जड़ भी नहीं मिलेगी, तना भी नहीं मिलेगा, पत्ता भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो होता ही बिल्कुल छोटा था, काई क्या बहुत छोटी, उसमें कुछ मिलता नहीं है का। लेकिन जैसे जैसे मैं उस पेड़ की कैटेगरी, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, तो ये तो पता है उसमें जड़ भी मिलेगी, मुझे तना भी मिलेगा और मुझे पत्तियां मिलेंगी। ये तो ज्यादातर मिलेंगी। ये पौधे के कायक अंग कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर नया शब्द आ गया, कायक अंग। देखिए ये है मेरे पास जड़, ये है तना और ये पत्तियां। अगर कोई पौधा है जिसमें देखिए पत्ती मिल रही है, तना है और जड़ है, तो ये सारी चीज आपको दिखने के लिए मिल रही है, ये सारी चीज दिख रही है, इसे मैं कहता हूं क्या, कायक अंग। इसे मैं कहता हूं कायक अंग, अर्थात सोमेटिक ऑर्गन्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं सोमेटिक ऑर्गन्स। अब हमारा शरीर है, शरीर दिख रहे है आदमी का, शरीर के अंदर क्या है, मेरे अंदर ये देखिए खाल भी है, खाल है, लिवर है, सारी चीजें हैं, पूरी सारी चीजें। अगर मैं सारी चीज की अपनी की बात करता हूं, तो मेरा जो शरीर की ये चीज, सारी चीज जो बनी हुई है, इसे कहते हो कायक अंग। जिस प्रकार से पेड़ की दिख रही है आपको, जड़, तना, पत्ती, इसे कहता हूं कायक अंग। इसे कहूंगा मैं कायक अंग, जनन अंग नहीं कहूंगा, जनन अंग आगे आएंगे। इंसान के लिए बात करते तो इंसान के लिए क्या है, हमारी सारी चीज क्या है, एक कायक अंग, लेकिन जनन अंग अलग हैं। कायक अंग वे होते हैं जहां पर मुझे गुणसूत्र की संख्या पूरी मिलेगी। ठीक, तो पहले यहां पर इतनी प्लांट्स के बारे में समझिए। तो यहां पर जड़, तना, पत्ती मिली, इसे मैं क्या कहता हूं, कायक अंग, सोमेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, अब बताऊंगा तुम्हें, कायक अंग भी बताऊंगा, इतनी बात को दिमाग में रख लो। जड़, तना, पत्ती है, उसे हम कायक अंग कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित अवधि तक वृद्धि के पश्चात पौधों में फूल निकलते हैं, ये पौधे के जनन अंग कहलाते हैं। अब मेरा पेड़ है, अब हमारा पेड़ क्या, हमारे पेड़ में सबसे पहले जड़ निकली, जड़ के बाद उसमें तना आया, उसके अंदर उसमें पत्ती भी आई, तो हमें दिख रहा है कि भैया पेड़ के अंदर जड़ भी है और तना भी है और पत्ती है, अर्थात ये पेड़ के क्या है, कायक अंग। अब पेड़ धीमे धीमे और बड़ा हो गया है, तो अब उसके अंदर क्या बन गया है, फूल बन गया है। क्या बन गया है, फूल। तो अब फूल बन गया, तो फूल क्या है मेरा, एक जनन अंग है। मैं अभी तुम्हें सारी कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा, अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। फूल कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये भी बताऊंगा। क्या फूल कैसे बनता है, क्या सभी पेड़ों में फूल मिलते हैं, सब बताऊंगा मैं तुम्हें अच्छी तरह से। तो पौधों में एक निश्चित वृद्धि के पश्चात पौधों में फूल निकलते हैं, ये पौधे के क्या कहलाते हैं। अब फूल है, तो फूल क्या है पौधे का, जनन। जिस प्रकार के लिए मैंने इससे पहले जंतुओं में जनन पढ़ाया था, तो इंसान के मेल के और फीमेल के जनन अंग होते हैं, इसी प्रकार से इनके फूल के भी ये क्या है, जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक, इन फूलों से फल
तथा बीज बनते हैं। जब उस फूल से फल बनेगा और बीज बनेगा, बीज को डालते हैं तो क्या बनता है? नया प्लांट बनता है, जिससे अगली पीढ़ी का। अब कोई फूल है, फूल में जनन अंग है, जनन अंग के बाद क्या? उसके अंदर फल बना, फल के अंदर क्या बना? बीज। अब बीज बन गया, अब बीज को हम क्या करेंगे? उसे लेकर के रख लेंगे। कुछ दिनों बाद जैसे उसका मौसम आ जाएगा, हम उससे खेत में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर जमाएंगे। तो मैं गेहूं के खेत को देखता हूं, पहले गए तो 1 बीघे में मैंने थोड़े गेहूं डाल दिए, अब कुछ दिनों बाद गेहूं बड़े हो गए, फिर मैंने काट लाया, तो 1 बीघा खेत को अगर मैं देखता हूं तो मुझे 1 कुंटल गेहूं मिली। मैंने उसमें डाला कितना? मात्र 2 किलो या 3 किलो गेहूं डाला है, ठीक, 5 किलो डाला होगा। 5 किलो तो मुझे कितने मिले? 1 कुंटल, यानी ज़्यादा तो मिले। अब 1 कुंटल को जब मैं डालूंगा तो उससे क्या होगी? ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? वो बीज से ही क्या नए पौधे बनते जा रहे हैं, अर्थात क्या है? गेहूं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो गेहूं की संख्या क्या हो रही है? बढ़। परंतु कई बार पौधों की शाखाओं का रोपण करके भी नए पौधे का निर्माण होता है। तो पौधे में क्या हुआ? पौधे में बीज बना, बीज से क्या बना मेरा? बीज से फल बनने का बीज जो बना, बीज से क्या? मैं उस बीज को खेत में डाल दूंगा तो मेरा नया पौधा बन जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया तो वो है, अगर फूल आ रहे हैं तो फूल से क्या हो रहा है? मैं फूल के द्वारा भी क्या नए पेड़ बना रहा हूं। लेकिन एक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें मुझे फूल की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, मेरे पेड़ बनने हमें आसानी से देख सकते। जैसे यहां पर देखिए गौर से, इसे देखिए, ये पेड़ है। अब इस पेड़ के अंदर में यहां पर क्या है? जड़ है। ये क्या है? ये क्या है? पत्ती। मैंने यहां से इसे काट दिया, ये देखो कट लगा हुआ, एक शाखा को मैंने काट दिया, ठीक, तने का ही तो एक शाखा है, शाखा, इसको मैंने काट दिया तो 2 पत्ती लगी। मैंने क्या किया? यहां पर मुझे बीज की तो जरूरत नहीं पड़ी, मैंने इसे काट करके दूसरे गमले में लगा दिया। भैया मैंने उस कटिंग को लगाया तो मैंने थोड़ी देर बाद क्या देखा? नया पेड़ बन गया। यहां पर बीज की जरूरत नहीं पड़ी। अर्थात क्या हुआ? जड़, तना और पत्ती, जिसे मैं कहता हूं कायक अंग, मैंने कायक अंग को काट दिया और उस कायक अंग को काट करके मैंने दूसरे गमले में लगा दिया तो मेरा नया पेड़ बन गया। अर्थात इसमें क्या हुआ? मेरे कायक अंग से ही मुझे क्या मिल गया? नया पेड़, ठीक। अब यहां पर इस पेड़ को गौर से देखिए, ये है एक पेड़, ये है इसकी जड़, ये है तना और ये है पत्ती। अब क्या हुआ? अब ये पत्ती बढ़ते 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 बढ़ेगी। अब इसमें देखिए, इसे कहता हूं मैं नोड, इसे कहता हूं नोड, और जो नोड के बीच में जगह होती है उसे मैं कहता हूं इंटरनोड। तो मैंने तुम्हें इससे पहले बताया है कि नोड होगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा पास पेड़ है, ये है इसकी जड़। अब इस जड़ से यहां पर क्या निकलेगा? नोड। इसके ऊपर क्या होगा? नोड। इसके ऊपर क्या होगा? नोड। इस पर क्या होगा? नोड। तो ये है क्या? नोड। ये क्या है? नोड। ये क्या है? नोड। और इस नोड के बीच में जो जगह होती है उसे मैं बोलता हूं क्या? इंटरनोड। अब जब भी कभी किसी भी पेड़ को ध्यान से देखना, जब वो छोटा होगा, यहां से ही तुम्हें नई शाखा मिलेगी निकलती हुई, यहां से ही क्या मिलेगी तुम्हें? पत्ती। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं, जो भी कोई पेड़ होता है उस पेड़ के जहां पत्ती निकल रही है उसे कहता हूं नोड, जहां से नई शाखा निकली है उसे कहता हूं नोड। जैसे कि ये पेड़ है, इस पेड़ से यहां से शाखा निकल रही है तो ये शाखा यहां पर कहां से निकल रही है? नोड से। पहले कभी ये नोड होगी, अब इतना बड़ा हो गया ये शाखा कि यहां पर नोड है का दिख नहीं रही है नोड यहां पर देखिए नोड है, यहां पर नोड है। तो मैंने यहां पर इसे काट कर लगा दिया तो नया मेरा पेड़ बन गया। इसको देखिए, यहां पर नोड है, यहां नोड है, यहां नोड है, यहां नोड है, यहां नोड है, और देखिए यहां नोड है, 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 सब नोड है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि मेरा पेड़ क्या है, इसका थोड़ा हिस्सा जमीन के अंदर दब गया, मैंने उसको थोड़ा दाब दिया इसी को, तो क्या दब रहा है? तना। तना में क्या है? नोड और इंटरनोड। तो जहां नोड होगा उस नोड से ही क्या निकल जाएंगी? जड़ें। उस नोड से ही जड़ें निकल जाएगी। अब फिर यहां से डेवलप होगा, तो इसे कहता हूं मैं लेयरिंग। आगे पढ़ोगे क्लास में, ऊंचे में सब मिलेगा, इसे कहता हूं। तो यहां पर क्या, यहां पर मुझे बीज की जरूरत पड़ रही है? बीज की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक इसी प्रकार की कंडीशन मुझे देखने की किस मिलती है? घास में। घास देखिए तुमने, जिसको दूब घास बोलते हैं, वो इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहती है। ठीक।
इसलिए दूब घास के लिए कोई अलग से नहीं डालता स्पेशल कि उसका बीज लाओ डाल दो। अगर दूब घास थोड़ी है, वहाँ नमी मिलती रही, पानी मिलता रहा उस जगह पे, तो दूब घास थोड़ी की जगह बहुत हो जाएगी। क्यों? इसी के लिए, क्योंकि बीज तो डाल नहीं रहे। तो उस कैसे वृद्धि कर रही है? अपने कायक अंग से। उसके कायक अंग क्या कर रहे हैं? वृद्धि। अब पहले इतनी बात देखो SCERT की समझिए। अब देखिए हम आगे देखते हैं। SCERT में देखिए हमें जनन की विधि बताएंगे, ठीक? तो हमें देखिए जनन की विधि बताएंगे। एक बात को बड़ी ध्यान से सुनो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कभी भी पेड़ को देखना, अगर पेड़ है तो हमेशा उसके नोड से ही पत्ती निकलेगी, और जहां नोड होगा वहीं से नई शाखा निकलेगी, दूसरी जगह से नहीं निकलती है, ठीक? इस एग्जांपल को देखिए, यहां से देख सकते, ये तो दिख रहा है आपको पेड़ का तना, ये देखिए नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये देखिए यहां से देखिए जड़ा निकलने लगी, ठीक रही है? अब यहां से क्या निकल रही है? हमेशा किसी भी पेड़ को देख लीजिए, उसके नोड से ही पत्ती निकलेगी, इंटरनोड से कभी नहीं निकलती है। पहले हम देखते हैं जनन की विधियां, ठीक? नोड को शायद हिंदी में पर्व संधि कहते हैं और इंटरनोड को पर्व कहते हैं। समझ लेना, साथ किताब में लिखा हो तो वैसे लिखा है, लेकिन मैं ज़्यादा नोट शब्द मुझे तुरंत ध्यान आ जाएगा तुम्हें। देखिए जनन की विधियां देखते हैं। जनन मुझे दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन, एक है अलैंगिक जनन, और दूसरा है मेरा लैंगिक जनन। अब समझ लो, पहले इन शब्दों को समझ लो। इन शब्दों को समझ लोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। लैंगिक को कहते हैं इंग्लिश में क्या? सेक्सुअल, अर्थात जहां लैंगिक की बात चल रही है वहां पर दो होंगे, ठीक? लैंगिक शब्द जहां आ गया वहां पर मुझे दो मिलेंगे। इतनी बात समझ में आएगी? अब अलैंगिक, अ का मतलब समझ लिए, अ का मतलब है नहीं, और लैंगिक का मतलब लैंगिक। जो लैंगिक नहीं है, जो लैंगिक नहीं है, अर्थात इसमें दो की जरूरत नहीं है, यहाँ एक से ही काम चल जाएगा। यहाँ पर दो की जरूरत है, यहाँ पर एक से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पेरेंटल सेल क्या है? दो। तो यहाँ पर पेरेंटल से कौन का है? एक तो है मेरे पास क्या? मेल, और एक है मेरे पास क्या? फीमेल। इन दोनों पेरेंटल सेल से ही मुझे आगे जाके क्या नई पीढ़ी मिलेगी। तो यहाँ दो की जरूरत है, तो इसीलिए मैं इसे क्या कहता हूं? बाई पेरेंटल। देखिए एक दो को इंग्लिश में कहते हैं बाई, ठीक? बाई का मतलब दो, तो बाई पेरेंटल, यहाँ पर दो की जरूरत पड़ेगी। देखिए जब के लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों द्वारा ही बनते हैं। जब मेरे पास बीज का फॉर्मेशन होगा तो सेक्सुअल कंडीशन में होगा, कहीं कहीं असेक्सुअल में भी होता है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखो, लैंगिक है तो मुझे दो की जरूरत पड़ेगी, ठीक? और अलैंगिक है तो यहाँ पर दो की नहीं, एक की जरूरत पड़ी, अर्थात क्या है? यूनिपेरेंटल, एक, ठीक है? एक जनक ओनली। देखिए अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग, अलैंगिक जनन क्या है? जैसे मैंने कोई पेड़ लिया, तो कोई पेड़ ऐसे भी हमारे आसपास मिल जाते हैं कि हमने उसकी जड़ खोद लाए, ठीक? जैसे शीशम वगैरह है, उसकी जड़ ले आओ, जड़ को आप लेकर के लगा दोगे तो हो सकता है वो जड़ से क्या जम जाएगा, जड़ से ही काम चल जाएगा। दूसरी तना, बहुत सारे पेड़ ऐसे जिसके मैं तना लगा देता हूं तो वो तने से चल जाते हैं। गन्ना देखा है? गन्ना हो बड़ा अच्छा सा गन्ना ले आओ, गन्ने को बीच में कई जगह से काट दो, उसे लगा दो, नया गन्ना बना। मैं भी बताऊंगा तुम्हें, सब चित्र दिखाऊंगा तुम्हें। उसके अलावा पत्तियां, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं कि उनकी पत्तियां ही मैं लगा देता हूं तो पत्ती ही मेरा काम कर जाएगी। पत्ती से क्या बन जाएगा? नया पेड़ बन जाएगा। तो यहां पर इसे कहते हैं जब जड़, तना, पत्तियां से ही नया पेड़ बनना है, तो अर्थात यहां पर बीज की जरूरत नहीं पड़ रही है। अर्थात ये क्या है? मेरे कायक अंग। जड़, तना, पत्तियां ये क्या है? पौधे के कायक अंग।
अर्थात कायक अंग से ही क्या नया पेड़ बन रहा है, नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता है। तो इसमें क्या है, हम अपनी ये प्लांट्स की जैसे ही आगे नए प्लांट्स बनाएंगे तो यहाँ बीजों की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिना बीजों से ही काम हो रहा है। पहले देख लिए यहाँ पर, पहले अलैंगिक जनन को थोड़ा समझते हैं। अलैंगिक जनन को समझिए, अलैंगिक जनन को हम समझते हैं। 6713 देखिए, अलैंगिक जनन का मतलब है यहां पर मुझे दो की जरूरत नहीं है, एक से ही काम हो जाएगा। एक ही सेल है या एक ही पेड़ है, उस एक ही पेड़ से क्या मेरे बहुत सारे पेड़ बनते जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक। अब देखिए यहां पर हम अपने आसपास गन्ना, ठीक, अदरक, आलू आदि की खेती देखते हैं, जिसमें इसके तने के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में लगाए जाते हैं। ठीक है, ये पौधे अलैंगिक जनन करते हैं। जनन की इस विधि, ठीक, जनन की इस विधि में पौधों को उगाने के लिए बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। सभी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के गांव से पढ़ने के लिए आते हैं और सभी बच्चों ने मुझे अच्छी तरह से बताया, सभी बच्चों ने आलू देखे होंगे। ठीक, तो जब हम आलू देखते हैं तो आलू को हम लेकर के आते हैं, तो आलू जब बहुत पुराना होता है, हो जाता रखा हो, तो आलू में क्या निकल आती है, एक बड निकल आती है। बड, बड का मतलब किल्ली सी टाइप की, किल्ली से निकल, जैसे आलू है, आलू बहुत सारी किल्लियां सी निकल आती हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो उसे हम कहते हैं आई बड। उसे हम क्या कहते हैं, आई बड। ये देखो लिखा है आई बड। आई बड का क्या करेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास एक इतना बड़ा आलू है, उस आलू में मैंने देखी कम से कम 5 किल्ली निकल रही हैं। ठीक, 5 बड निकल रही हैं, आई बड निकल रही हैं। एक आंख सी बनी होगी जैसे ये, तो यहाँ पर आंख सी जगह होगी और उसी पर लिख रही होती हैं। तो मैं क्या करूँगा उस आलू का, मुझे मालूम है कि इस आलू के ऊपर 5 बड निकल रही हैं, तो मैं उस आलू को 5 टुकड़े कर दूँ और प्रत्येक टुकड़े को लेकर क्या करेंगे, खेत में जाकर के लगा देंगे। तो मुझे यहाँ आलू के बीजों की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी जरूरत। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी आलू को मैंने काट दिया। आलू क्या है मेरा, एक तना है। आलू क्या है मेरा, तना है। तो आलू है क्या मेरा, तना। ठीक, आलू हम तना है। अब हम देखिए आलू को मैंने क्या किया, उसको देखिए ऐसे 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 जहां से बड़ निकल रही है मैंने उसे अच्छी तरह से काट दिया, उसको मैंने खेत में लगा दिया। अब वो क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे, अब वो वृद्धि करेंगे। तो वृद्धि करेंगे तो क्या है, धीमे धीमे वृद्धि करेंगे तो फिर पेड़ बन जाएगा। पेड़ बन के जब कुछ दिनों बाद देखते हैं, खोदते हैं, तो मुझे आलू मिलेगा। तो कैसा मिला आलू, जैसा बीज था, जिसका जैसा स्वाद था आलू का, ठीक, जैसा आलू था, जैसा स्वाद था, मुझे बिल्कुल वैसा ही मिलता जाएगा। मैं उसे 100 साल तक करता जाऊंगा तो मुझे वैसा ही मिलता जाएगा। अब बाजार में देखते हो तो आलू अलग है, कोई चिप्स वाला है और पता नहीं किससे विभिन्न प्रकार के आलू मिलते हैं नहीं मार्केट में। लेकिन बे आलू कहाँ से आए, बे अलग अलग आलू आए कहाँ से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे। जब हम आलूओं के बीच में, 2 आलूओं के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे तो मुझे डिफरेंट प्रकार का आलू मिलेगा। ठीक, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर एक ही आलू से बार बार पैदा करते जा रहे हैं। ठीक, तो जैसे होते हैं वैसे ही बनते हैं। एक चीज से कोई चीज वैसी बनेगी तो उसे मैं कहता हूं एग्जैक्ट कॉपी, हूबहू कॉपी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली बात क्या है, इसमें हूबहू कॉपी बनेगी। ठीक है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही बनेगा, अर्थात एग्जैक्टली कॉपी बनेगी। जैसा है बिल्कुल, इससे 100 साल तक काटते जाएंगे, काट काट के फिर आलू मिलेंगे, फिर आलू को रखेंगे, फिर आलूओं से बट लेकर फिर काट के फिर लगा दूंगा। तो जैसा आलू था वैसे ही आलू बनते जाएंगे। अब हमें बनाना क्या, आलू विभिन्न, दूसरा डिफरेंट टाइप का। इस आलू का हमें स्वाद अच्छा नहीं लग रहा, ये तो मीठा है और इसकी पैदावार भी कम हो रही है, तो दूसरा आलू लेंगे, इस आलू को लेंगे अलग और दूसरा आलू को। अब इसके पुष्प का और इसके पुष्प का क्रॉस कराएंगे तब मुझे एक दूसरा प्रकार का आलू मिलता है, उससे समझेंगे बाद में। पहले यहां समझो,
तो अलैंगिक में क्या हुआ, अलैंगिक में मुझे एक ही प्रकार की चीज को बार बार करते हैं तो यहां पर मुझे एग्जैक्टली कॉपी मिलती है, बिल्कुल जैसी है वैसी मिलेगी। ठीक, मैंने अदरक लिया, अदरक का देखो दे रखा है इसमें, गन्ने का है, गन्ने का आलू का मैंने बता दी थी मैं, अदरक, ये है अदरक। अब अदरक में गौर से देखिए, अदरक को गौर से देखिए, देखिए यहां पर देखिए ये तुम्हें दिख रही है, यहां पर देखो ये यहां पर दिख रहा है, इसे कहता हूं इंटरनोड। और यहां पर देखो ये देखो जड़ें से निकल रही हैं, जहां जड़ें निकल रही हैं वो है नोड, जहां पर जड़ें निकल रही हो यहां पर जिस चीज निकल रही है ये नोड पर निकली है। ठीक, ये बड़ा है, ये देखिए जड़ सी निकल रही है ये नोड है, ये देखिए जड़ सी निकल रही है यहां पर, ये क्या है, नोड। ये देखिए क्या है, नोड। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि कोई भी पेड़ होता है और पेड़ का जो है तना, तो भैया ये क्या है, अदरक क्या है, तना है मेरा, तो ये क्या है, तना। तो तने की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए तना है, ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड। तो भैया इस नोड से ही क्या नई ब्रांच मिलेगी, ये नोड से ही मुझे क्या मिलेगी, नई ब्रांच। इस नोड से ही मुझे क्या मिलेगी, जड़। इस नोड से ही मुझे क्या मिलेगी, जड़। इस नोड पे ही मुझे क्या मिलेगी, पत्ती। इस नोड पे ही मुझे क्या मिलेगी, नई ब्रांच। पहली बात को दिमाग के अंदर अच्छी तरह से बैठा लो, नोड के ऊपर ही जहां नोड होगी उस नोड पर ही क्या मिलती है मुझे, उस नोड पर ही पत्ती मिलेगी, उस नोड से ही क्या मिलेगी मुझे, नई शाखा मिलेगी। अगर जड़ निकलेगी तो तने में निकलेगी तो आपकी इस नोड पर ही निकलेगी, इंटर नोड पर कभी नहीं निकलती है। इस बात को माइंड के मैप के अंदर बैठा लो। यही है मेरा क्या, अदरक। ये क्या है मेरा अदरक में देखिए यही दिखाया गया है, जहां पर इंटर नोड है उस जगह पे कुछ नहीं है, नोड वाली जगह पर ही सब निकल रहा है। ठीक, ये बड़ निकल रही है तो नोड वाली जगह पर लिख रही है, ये निकला तो आपका नोड वाली जगह पर लिख रही है, अर्थात पर्व संधि पर ही निकलेगी, बाकी किसी और जगह पर नहीं निकलेगी। देखिए उसके अलावा देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कई विधियां होती हैं। अलैंगिक जनन कोई ऐसा नहीं, कैसी हो, हल्का से खोल दो खिड़की को, खोल दो, 5 मिनट बाद अभी बंद करो, लाइट चली गई है, खोल, बस 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 बस। अब देखिए यहां पर संभाल के, अब यहां पर मैं बात करता हूं तो अलैंगिक जनन की क्या होती है, बहुत सारी विधियां होती हैं, बहुत सारी विधियां, लेकिन हमारी SCERT की बुक्स में क्लास 7th के सिलेबस में जितनी दे रखी है हम केवल उतनी पढ़ेंगे, हमें ज्यादा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जितनी हमारी किताब में दे रखी है हम केवल किताब का कंटेंट लेके चल रहे हैं, पूरा का पूरा सोर्स मेरा SCERT का है, बाकी हमें किसी और से मतलब नहीं। इधर देखिए, एक तो हमारा मुकुलन, दूसरा क्या है मेरा, तीसरा क्या है मेरा, और चौथा क्या है, या कायक प्रवर्धन। कायक प्रवर्धन को मैंने देखो तुम्हें अच्छी तरह तभी समझाया था। ये भी सब क्या है, मुकुलन में क्या है, मुकुलन में एक बड़ निकल आएगी, बड़ से ही क्या धीमे धीमे बनता जाता है। ठीक है, खंडन कोई विशेष प्रकार का कोई स्पाइरोगायरा है, शैवाल होता है, और खंडन का मतलब टूटना, सब बताऊंगा मैं तुम्हें। तो देखिए इसमें इतनी बात को ध्यान रखोगे, अलैंगिक जनन की कई विधियां होती हैं जो कि हमारी SCERT की बुक्स में देखिए, एक है मुकुलन, एक है खंडन, एक है बीजाणु निर्माण और एक है वर्धी प्रजनन। इस वर्धी प्रजनन को हम कायक प्रवर्धन भी कहते हैं। 34। तो अब देखिए हम यहां पर एक देखते हैं, यहां पर मुकुलन देखते हैं। ठीक, अब पहले इसको दिमाग को यहां फोकस करो, अपनी अपनी किताब को केवल खोल के देख लो, हल्का सा कर दो इसे, थोड़ा हल्का सा कर दो। ठीक, इधर देखिए, देखिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की जो विधियां बताई हैं उन विधियों में हमारी एक विधि है पहली, मुकुलन। तो देखिए मुकुलन को समझते हैं। देखिए मुकुलन को हम कहते हैं इंग्लिश में बडिंग। ठीक, बडिंग शब्द कहते हैं मुकुलन को। तो यहां पर क्या निकलेगी, एक बड, बड का मतलब होता है मुकुल। ठीक, हिंदी में कैसे से मुकुल। अब कोई भी जीव है उसके अंदर क्या निकलेगी, एक बड निकलेगी। तो हमारी किताब के अंदर ईस्ट का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, बड तो वैसे सभी में निकल रही है, आलू में भी तो बड़ी तो निकल रही है। ठीक, चलो यहां पर देखते हैं। देखिए आपने पाव रोटी या ब्रेड, ब्रेड देखिए, पाव भाजी खाई है,
जब पाव भाजी खाने के लिए जाते हैं तो वो इतना बड़ा उसका क्या होता है, ब्रेड जैसा मोटा ताजा होता है, उसको बीच में बर्गर होता है, उसे काट देते हैं, उसका पता ना क्या। तो मैं उसी मोटे वाले की बात कर रहा हूँ। ऐसी मेरी ब्रेड होती है, मैं ऐसे दाबता हूँ ब्रेड को तो दब जाती है। तो अर्थात कैसी होती है ब्रेड, स्पंज जैसी होती है, दब जाती है। जैसे मेरा पाव भाजी वाली होती है ना वो बर्गर, उसे दाबता हूँ तो दब जाता है। तो ठीक ऐसे ही, तो या तो आप पाव रोटी या ब्रेड समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई ब्रेड ले ली मैंने, ब्रेड को फुलाने में ईस्ट का प्रयोग। अब ब्रेड कैसे फूलेगी, उसके अंदर मैं ईस्ट डाल देता हूँ। उसके अंदर क्या डाल देता हूँ मैं, ईस्ट। ईस्ट को कहते हैं खमीर। जितने भी ब्रेड बनाने वाले और इस प्रकार की चीज़ें बनाने वाले होते हैं उनको सबको पता होता है खमीर बाजार से मिल जाता है, ठीक है, जिसे मैं ईस्ट बोलता हूँ। ईस्ट की पहली बात, ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक। यदि पर्याप्त पोषण हो तो ईस्ट जैसी चाहिए कंडीशन ईस्ट को, अगर वैसी कंडीशन उसे मिल रही है, पोषण भी मिल रहा है, तो ये कुछ ही घंटों में वृद्धि करके, वृद्धि मुकुलन द्वारा, ठीक, मुकुलन द्वारा यानी कि जनन द्वारा करने लगता है। तो अगर इसे सही कंडीशन मिलेगी तो ये क्या करने लगेगा, जनन, अर्थात मुकुलन करने लगेगा। जनन कैसे करेगा, मुकुल के द्वारा। मुकुल कैसे, जैसे मान लीजिए ये मैंने ईस्ट है, ईस्ट को मैंने किस में डाल दिया, अपने मैदा होता है, मैदे को लेकर के आया, मैदे को मैंने घोल लिया, पतला पतला कर दिया। अब उस मैदे के अंदर मैं क्या कर दूंगा, मदले को मैंने आटे की तरह गूंथने के बाद अब उसी मैदे में ही गूंथने से पहले मैंने ईस्ट डाल दिया। ईस्ट का पाउडर आता है, ठीक, जैसे होता है ना गेहूं का आटा, उसी प्रकार से पाउडर भी आता पिस करके। उस पाउडर को मैंने ऐसे करके मिला दिया। अब उसे गूंथ करके क्या किया, मैंने उसे रख दिया। अब रख दिया, उसमें कहते हैं मैंने थोड़ा ईस्ट डाल दिया। ईस्ट है मेरे पास, ये मैंने थोड़ा डाल दिया। अब वो आटे के अंदर पहुंच गया है ईस्ट, तो क्या करेगा, अब वो धीमे 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 अपनी संख्या बढ़ाता जाएगा। कैसे संख्या बढ़ाएगा, दूध देखा है कभी, दूध को हम शाम को गर्म करते हैं, तो गर्म करते वक्त थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर हम उसके अंदर क्या डाल देते हैं, मठा देखा तो उन्हें डालते हुए, मठा डालते हैं। उस मठे को मैंने जैसे ही उसके अंदर दूध गंडा डाला, सुबह हमने देखा है तो पूरा का पूरा दूध क्या हो जाता है मेरा, जम जाता। क्यों जम गया, क्योंकि जो मैंने मठा डाला था उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया धीमे धीमे गुणा करते 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 जनन करते करते, और उन्होंने 8 घंटे के अंदर में या 10 घंटे के अंदर इतना जनन कर दिया, इतनी संख्या बढ़ गई कि पूरे के पूरे दूध को उन्होंने जमा दिया, ठीक। इसी प्रकार के ईस्ट का काम होता है। ईस्ट को मैं आटे में डाल देते मिला करके, अब आटे को रख दूं, आटे को रख देंगे, अब उस आटे में बहुत सारे ईस्ट पैदा हो जाएंगे। आटा पहले कुछ और था, अब आटे की कंडीशन कुछ और बढ़ेगी। अब मैं उससे कुछ सामान बनाऊंगा तो मेरा सामान फूला फूला बनेगा, उसके अंदर ईस्ट मिलेगा तुम्हें। तो ईस्ट कैसे वृद्धि करेगा, उसी ईस्ट में देखो ये बटन निकल आएगी, ये देखो बटन निकल आई। अब ये है मेरे पास क्या, केंद्रक, ठीक, ये है मेरे पास ईस्ट, ईस्ट की निकल आई बट। अब इस बट की तरफ देखो केंद्रक जाने लगा, ये है ईस्ट, ईस्ट की ये देखो बट निकल आई। अब केंद्रक यहां से अलग हो गया, इसका अलग हो गया। अब क्या करेगा, अब ये ईस्ट है, अब ईस्ट से देखो बन करके ये तैयार होगा, ये देखो अगला भी बन के तैयार होगा, ये देखो ये तैयार होगा। जो बिल्कुल बन जाएगा वो अलग हो जाएगा, ठीक, जैसे बन जाएगा वो अलग होता जाएगा, वो अलग होता जाएगा। तो अलग कब हो रहा है, जब बन रहा है, क्रम चल रहा है, बना वो अलग हुआ, बना वो अलग हुआ, बना वो अलग हुआ। तो इस प्रकार से क्या है, इस एक ईस्ट से ही यहां पर बहुत सारी ईस्ट बन गई, मेरे पूरे आटा में मिल गई, ठीक है। ईस्ट कोशिका से छोटा सा उभार निकलने लगता है, ये है ईस्ट कोशिका, ये है छोटा सा उभार, छोटा सा उभार यानी कि बड, छोटा सा उभार निकलने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कली कहते हैं, मुकुल कहते हैं या बड कहते हैं, ठीक है। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके, अब जो मुकुल है ये निकला है, ये अब जो धीरे धीरे वृद्धि करके, देखो क्या लिखा है, धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मदर सेल, ये है मदर सेल, एक पेरेंटल सेल, पुरानी सेल, मेन सेल, इससे, ठीक, मदर सेल से अलग हो जाता है। अब वृद्धि करके धीरे करके क्या अलग अलग हो जाता है, और नई ईस्ट कोशिका और न्यू ईस्ट कोशिका बन जाती है। ये देखो बनेगी नई ईस्ट कोशिका, नई ईस्ट कोशिका, और ये क्या बना लेता है, नई ईस्ट कोशिका। तो मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन उससे कहते हैं असेक्स और रिग्ड एक ही है, इसमें दो की जरूरत नहीं है,
एक ही मेरी ईस्ट कोशिका है, उससे बहुत सारी तुरंत बन गई। कैसे बन गई? मुकुल के द्वारा, बड के द्वारा। तो अलैंगिक जनन वो होता है कि अलैंगिक जनन में वो होता है कि इसमें एक ही पेरेंटल सेल है, उससे बहुत सारी बनती हैं। उस अलैंगिक जनन में कौन सी है मेरी? मुकुलन विधि है। मुकुलन विधि में वो होती है कोई भी सेल है उसमें छोटी सी उभार या कली निकल आती है, वो कली धीमे 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 वृद्धि करके जब बड़ी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाए तो उससे अलग हो जाएगी। अलग होकर के अब क्या करेगी? ये भी डेवलप करेगी। जब ये डेवलप करेगी तो मालूम क्या होगा? अब ये डेवलप करेगी तो इससे और बनेगी, अब उससे करेगी तो उससे, एक से थोड़ा सा खमीर डाल दे तो उससे क्या हो जाता है? हमें बहुत सारी मिल जाती है। देखिए अब हम अलैंगिक जनन की दूसरी विधि देखते हैं जिसका नाम है खंडन। पहले सभी शांत हो जाए, इधर देखते रहें। खंडन है, खंडन का मतलब होता है खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक, देखिए हमें तालाबों एवं जलाशयों में हरे रंग के तंतु तैरते दिखाई देते हैं जिसे हम शैवाल कहते हैं। अगर तालाब को गौर से देखोगे तो तालाब में हरी हरी हमें क्या दिखाई देती है? काई। जहाँ गड्ढा भरा होगा वहाँ बहुत सारे हरी हरी काई आ जाती है उसके ऊपर। जरा सा भी डेल लेते हैं, फेंक दिया तो वहाँ से तुरंत टूट जाएगी, थोड़ी देर बाद फिर बराबर हो जाएगी। तो ये हरी हरी दिख रही है, क्या है? काई। तो जो गड्ढे होते हैं, पानी होता है, वहाँ पर बहुत ऊपर हरी हरी और गंदी संदी जो दिखाई देती है वो क्या है मेरी? काई। तो इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं। जैसे एक है कोई बड़ी हुई तो देखिए यहाँ से ये टूट गई, यहाँ से जैसे ही टूटी, जैसे ये खंड टूटा, खंड टूट करके क्या ये बड़ा बन जाएगा, ये टूटा ये बड़ा बन जाएगा। ऐसे करके क्या है? अनेक खंडों में टूट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? खंडन। बार बार ऐसे बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है। तो जो टुकड़ा टूट जाएगा वही टुकड़ा क्या बहुत बड़ा बन जाएगा। ऐसे करके ये टुकड़ा टूटा तो वो टुकड़ा बन गया बहुत बड़े। अब इसके मान लीजिए इसके 5 टुकड़े हो गए, ठीक, तो 5 टुकड़े क्या है? वृद्धि करते गए तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा है? प्रत्येक खंड या टुकड़े से नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स क्या है? ये शैवाल है। जैसे हम देखते हैं काई है, काई हमें हर जगह पर काई दिखाई देती है, विभिन्न प्रकार की काई होती हैं। तो ये वो वाली काई है जो तालाबों में या जहाँ बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है, तो हम गड्ढे देखते हैं, गड्ढे के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरा है, वहाँ देखते हैं हरी हरी उस पर क्या है? बहुत गंदी संदी चीज़ जम गई है, काई से जम गई है। कोई लेता उसमें डिम फेंक देता है, पत्थर डालते रहते हैं तो वो एकदम वहीं पर टूट जाती है, थोड़ी देर बाद सब इकट्ठे। तो वही क्या है? काई है। उसमें डाल दो तो तुरंत खंडे के टूट जाएगी वो सभी का टुकड़े। वो सभी टुकड़े धीमे धीमे वृद्धि करते हैं, वृद्धि करके क्या नए बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? हमें यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि पहली बात ये है मेरे पास क्या? स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। तो ये है हमारा यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स। अब देखिए इसे, इसमें क्या है? पहली बात क्या है? ये अलैंगिक जनन है। पहली बात ये क्या है? अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन होते हैं कि एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ बन जाती है। एक है ये टूट गया, किस में टूट गया? खंड में। तो ये क्या है? खंड। अब जो खंड मेरा टूटा है वो क्या नया यूलोथ्रिक्स बनाता जाएगा। ठीक, नया बनाता जाएगा इस प्रकार से। ये क्या है? एक अलैंगिक जनन की विधि है। तो इस प्रकार से हम इस सारी चीज़ को देखते हैं और समझते हैं। अगला है हमारे पास बीजाणु निर्माण। अब बीजाणु क्या होते हैं? बीज की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बात बीजाणु की। बीज तो होता है काफ़ी बड़ा जिसे हम देख सकते हैं। बीजाणु जिसे हम अपनी आँख से नहीं देख पाएंगे, बीजाणु को बहुत छोटे होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पोर। ठीक, इसमें क्या है? बीजाणु में मान लीजिए कि मेरे पास कोई डबल रोटी है या कोई रोटी है, रोटी को हमने क्या किया? थोड़ा थोड़ा पानी से भिगा दिया। या हम डबल रोटी है या वो होता है बर्गर होता है क्या, पाव भाजी वगैरह। ठीक है,
तो हम उसको ले आए, तो उसे लाने के बाद अब हम उसे क्या देखेंगे, जैसे ही हम उस चीज़ को लेकर के आए तो फिर हमने क्या देखा, हम उस चीज़ को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं, कहीं पे कुछ दिख रहा है इसमें एरर, नहीं सही है, तो हम वहां पर देखते हैं तो देखिए अब हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसे देखिए ब्रेड है, ब्रेड जो होती है ना, ब्रेड को हम लेके आएंगे तो ब्रेड देखो ऐसे काली काली पड़ जाएगी, जैसे अचार होता है काला पड़ जाए तो अचार को कहते हैं क्या, उसमें तो भैया फफूंदी लग गई, फफूंदी सुनिए। अभी देखो उसके बारे में आते हैं, जैसे अचार या डबल रोटी, ये मेरे पास डबल रोटी, या हम अचार भी ले सकते हैं, अचार को देखते हैं तो क्या उस अचार पे क्या लग जाती है, उस अचार पे लग जाती है फफूंदी। तो देखो इसमें कह रहा है अचार या डबल रोटी में लगी हुई सफ़ेद रंग की फफूंद, सफ़ेद रंग की तो होती है, जैसे इसके अंदर देखो सफ़ेद रंग की लगी है, फफूंद में बहुत छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है जिन्हें हम कवक तंतु कहते हैं। अब ऐसी कोई रोटी है, मेरी डबल रोटी है ऐसी, अब इसको मैं सूक्ष्मदर्शी से देखूंगा तो मुझे इसमें सफ़ेद सफ़ेद है ना, वो मुझे ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं यहाँ पर, ठीक, ऐसी ऐसी रचना होगी पेड़ की तरह, ठीक, पेड़ की तरह, ठीक है, ऐसी रचना होगी, जैसे पेड़ में जड़ नहीं होती है इस प्रकार इसमें राइजोट्स होते हैं, ऐसी देखो रचना होती है, ठीक है, हाइफी बोलते हैं, देखिए ये देख रही है, ऐसे इसका क्या होगा, एक गोल संरचना, जब यह गोल संरचना बड़ी हो जाती है तो ये फट जाती है, तो जब पेड़ में फल बनता है, जब फल पक जाएगा तो फटने के बाद इसमें क्या निकलेंगे, बीज, तो यहाँ पर इसमें से फटने के बाद क्या निकलेंगे, लेकिन बीज नहीं, इन्हें हम कहते हैं स्पोर, बीज होता है बड़ा जिसे आंख से देखते हैं, ये छोटे, तो छोटी चीज को हम कहते हैं स्पोर, इसे हम क्या कहेंगे, स्पोर, यानी कि बीजाणु। इस चित्र को यहाँ पर दिमाग लगाओ, तो जब मैं डबल रोटी या रोटी है या मेरा अचार है, उस अचार पर जो सफ़ेद सफ़ेद लग रही है संरचना, वो सफ़ेद सफ़ेद संरचना जो लग रही है पेड़ जैसी संरचना होती है, इसे पेड़ के साथ नहीं रखते क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, ये हरी होती तो प्रकाश संश्लेषण करने लगती, ये सफ़ेद है तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, ठीक है, आती प्लांट की कैटेगरी में। ऐसी संरचना मुझे अचार पर रोटी पर सब पे मिलेगी ऐसी, ठीक। अब इसमें ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए संरचना बनी हुई है, ठीक है, ठीक ठीक, तो ये जो संरचना बनी हुई है और ये नीचे हमारी जो जड़ सी दिख रही है इसे हम कहते हैं राइजोट्स। पेड़ है तो पेड़ में रूट कहेंगे, या बहुत छोटे शैवाल होते हैं तो शैवाल में हम राइजोट्स, ब्रायोफाइट्स में राइजोट्स कह सकते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में कहेंगे। ये देखिए ऐसे, अब ये फट गया, तब ये फट जाते हैं क्या, उसी में नहीं फट जाते हैं तो उसी के स्पोर वहीं पर गिर जाते हैं और क्या धीमे धीमे बढ़ती रहती है, ठीक। तो ये धागे जैसी संरचना बहुत पतली पतली होती है, जैसे धागे जैसी संरचना है, धागे जैसी संरचना जिन्हें हम क्या कहते हैं, कवक तंतु, ठीक है। कवक तंतु के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं, ये देखो ये है ऊपरी सिरे, ऊपरी सिरे क्या फूल जाते हैं जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं, ये देखो छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं, ठीक। तो छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। अब देखो ये देखो ये बीजाणु है, ये तो फटे पड़े हैं अलग पड़े हैं, इसे हम कहते हैं बीजाणु, ठीक। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियां, अब ये बीजाणु तो क्या हुआ, बीजाणु वहां पर गिर पड़े, अब प्रतिकूल परिस्थितियां क्या हैं, जैसे कि पानी तथा भोजन की कमी, अब इन्हें न तो पानी मिल रहा है वहां पर न भोजन मिल रहा है, पड़े रहेंगे ऐसे ही, तो प्रतिकूल परिस्थितियां उसे कहते हैं, इनके लिए न तो पानी है न ही भोजन है, अर्थात स्थिति बहुत खराब है, तो वहां पर ऐसे ही पड़े रहेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे वृद्धि, ठीक है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये जीवित ही बने रहेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। जब बीजाणु हवा के द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं, अब जैसे उसी जगह पर पड़े 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 भोजन सब सड़ गया है, पूरा फफूंद ने खा लिया, सब सड़ गया, अब ये कुछ खाएगी नहीं, वो सड़ चुका है, बिल्कुल बेकार हो चुका है, तो इसके जो स्पोर्स बहुत सारे बन गए वो वहीं पड़े रहेंगे, यदि पड़े रहेंगे, ठीक। तो पड़े रहने के बाद क्या होता है, जब हवा चलेगी
तो हवा से ये उड़ने लगेंगे इधर उधर, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उड़ने लगेंगे और ऐसी जगह जाकर के गिर जाएंगे कहाँ पर, जहाँ पर नमी होगी, सीलन होगी, जैसे कोई रोटी है गीली है या कोई अचार है, ऐसी चीज़ें जो सीलन है तो वहाँ पर जाके लग जाते हैं, वहाँ पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नए फफूंद को क्या जन्म देते हैं। अब हमने तो अच्छी तरह से अचार या किसी चीज़ को अच्छी तरह से मान लीजिए कि हमने बंद कर रखा है अचार या कोई चीज़ ऐसी जो बंद कर रखी है, अब उसे बार बार खोलते तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह हमारी ऐसी है जहाँ पर चीज़ सड़ती रहती है, उस सड़ी हुई चीज़ में क्या हमारा हाथ भी पहुँचता रहता है हर जगह पर। हमने क्या किया, उसी हाथ से अचार को निकाला तो हमारे हाथ में बहुत सारे क्या आ जाएंगे, इसके बीजाणु आ जाएंगे, तो बीजाणु जैसे मैंने अचार डाला तो अचार में पहुँच जाएंगे, वो अचार खराब हो जाएगा। उसके अलावा मेरे उसी कमरे में पंखा चला या बहुत ही हवा चली है तो वो उड़ते रहेंगे, बहुत उड़ते रहते हैं, ऐसे बहुत उड़ते रहेंगे, तो जहाँ सीलन वाली जगह है वहाँ चिपक जाएंगे सीलन से और वहीं पर क्या अपनी वृद्धि करने लगते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ऐसे शैवालों में मिलते हैं मांस फन वगैरह, ठीक है। तो जिसका सही आंसर है क्या है, हम कवक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कवक, ठीक, फंजाई। तो ये इस प्रकार से होते हैं। इसके अलावा देखिए अगला, देखिए वर्धी जनन। अगला हम देखते हैं वर्धी जनन। वर्धी जनन क्या है, वर्धी जनन का मतलब होता है एक तरह का वो क्या है हमारा कायक अंग वाला जनन, ठीक, कायक जनन, ठीक है, क्या है हमारा कायक जनन। अब देखिए कायक प्रवर्धन, ठीक है, वर्धी प्रजनन। अब देखिए जब पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए ये पेड़, एक छोटा सा पेड़ दिख रहा है, जैसे हमारी दूब घास होती है इसी प्रकार से चलती है, जैसे देखिए पेड़ है का। अब ये पेड़ देखिए यहाँ पर चल रहा है, नोट्स के बाद चलेगा, देखिए यहाँ पर देख इस नोट से डेवलप करने लगा, ऐसे ही फिर चलेगा, ऐसे चला, तो ऐसे क्या है बहुत हरा भरा हो जाएगा, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही पेड़ बहुत सारे काम कर रहा है अपने आप, ठीक। तो मेरी देखिए यहाँ पर तना आराम से वृद्धि कर रहा है, किसी की जड़ काम करती है, किसी का देखिए तना भी काम। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने देखिए पेड़ को जोड़ दिया, कैसे, एक कलम लगा करके, कलम लगा करके, कलम मैंने बीच से काट के एक दूसरे पेड़ को यहाँ पर लेकर के और इसे देखिए यहाँ पर, ये देखिए बंद कर रखा है, ये देख रहा है बंद हो रहा है अच्छी तरह से, इसे कहते हैं कलम लगाना। अमरूद का पेड़ है उसे कलम से कर सकते हैं, आम का पेड़ है तो आम के भी कुछ पेड़ों को हम कलम लगा करके कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार से मुझे बीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैंने कलम लगा के दूसरा लगा दिया, ये पेड़ काम करने लगा। मैंने देखिए यहाँ पर कोई बीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप ही वो बढ़ रहा है। जब शकरकंद की बात है, शकरकंद हुआ या डहेलिया या शतावर की जड़ों को मिट्टी में बोया जाता है तो उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। शकरकंद को देखा किसी ने, बोलते हैं उसकी बेल ले आते हैं, किसी ने देखा है, उसकी बेल ले आते हैं, तो बेल को क्या करते हैं, उसकी बेल होती है उसी में हल्की सी जड़ सी होती है, उसी को क्या करते रहते हैं, उसी बेल को हम बेल क्या है उसका तना, जैसे ऐसे होती है ना तना, ऐसे करके उसकी बेल होती है, ठीक है, ऐसे उसकी बेल होगी, ऐसे उसकी बेल होती है, ठीक है। तो उसकी बेल को हम क्या ऐसे काट काट के टुकड़े काट काट के जगह जगह पर लगा देते हैं, तो धीमे धीमे उससे पानी मिलने लगा। अब इसको बेल को हमने काट कर लगा दिया, तो अब काटने के बाद क्या, पहले तो हमारे हाथ में थी तो हाथ में हम उसे पकड़े रखे हैं, ठीक, हाथ में तो उपजेगी नहीं, तो उसे क्या करेंगे, उसे अनुकूल परिस्थिति में ले जाएंगे। अनुकूल परिस्थिति कौन सी है, मैं जमीन के अंदर दाब दूंगा, उसे पानी भी दे दूंगा। अब वो जमीन के अंदर पहुंचेगी, उसे न्यूट्रिशन मिलने लगा, उसे पानी मिलने लगा, अब यह वृद्धि करने लगेगी, तो उसे कहते हैं अनुकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति क्या है, मैंने बेल तोड़ ली, तोड़ करके मैंने यहाँ पर लटका दी, अब लटकी यहाँ पर वृद्धि होने की करेगी तो जमीन पर ही, तो अनुकूल परिस्थिति में उसे भोजन भी मिलने लगा, पानी दे दिया, सब काम दे दिया, तो अब क्या वो करने लगेगी वृद्धि। अब देखिए इसी प्रकार से जैसे मेरा आलू है, अदरक है, गन्ने की अगर बात करें तो इनमें भी क्या वर्धी प्रजनन होता है, जिसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक, सोमेटिक। अब देखिए ये गन्ना दिख रहा है तुम्हें, अब इस गन्ने को सभी अच्छे गौर से देखिए,
गन्ना तो सबने देखा है, ऐसा कोई बच्चा जिसने गन्ना नहीं देखा हो? गन्ना सबने देखा है। तो ये है देखिए गन्ना, ये गन्ना सब बचा लेंगे, गन्ना है। इस गन्ने को देखिए, ये है मेरे पास नोड, ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड, और जो बीच में जिसमें रस भरा होता है, ये दिख रहा है, इसे कहता हूं मैं इंटरनोड। ठीक, तो गन्ने में हम क्या खाते हैं? इंटरनोड खाते हैं, नोड थोड़े नहीं खाएंगे। ऐसी संरचना तुम्हें और किसके पेड़ मिल सकती है? मक्का का पेड़ देखा है? मक्का के पेड़ को देखो तो उसमें भी तुम्हें ऐसी संरचना मिलती जाती है। बाजरा का पेड़ देखा है? उसमें भी तुम्हें इसी प्रकार की संरचना मिलती है, ऐसी गांठें मिलती जाएंगी। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार की संरचना को तुम देखोगे तो अच्छी तरीके से। तुम्हें गेहूं का पेड़ देखा है? गेहूं के पेड़ को भी देखो, वहां पर भी तुम्हें ऐसे मिलेगी। हम यहाँ से तोड़ते हैं तो इसमें आराम से फूंक मार सकते हैं, पानी तो यहाँ से जाता है खूब, वैसे भी वेसल्स के द्वारा, सीधी न बैठेगी, वेसल्स के द्वारा। ठीक, अब गन्ना में मुझे इंटरनोड अच्छी तरह दिख रहा है। उसके अलावा नीम का पेड़, आम का पेड़, और भी ये सारे बहुत सारे पेड़ लगे, सब में इंटरनोड और नोड होता है। जहां पर नोड होगा यहीं से पत्ती निकलेगी हमेशा। किसी भी प्लांट की बात कर लो आप, यहीं से पत्ती निकलेगी। इस गन्ने को देखिए, मैंने क्या किया, गन्ना लिया, गन्ने के मैंने 4-5 टुकड़े कर दिए, मैंने एक टुकड़े को नीचे काट दिया, तो ये है क्या, नोड। तो नोड से ही क्या निकल रही है, पत्ती। ये क्या है, पत्ती। ये क्या है, पत्ती। तो मैं यहाँ पर मैंने तुम्हें कई बार बता रहा हूँ कि प्लांट में जो होता है कि उस नोड से ही क्या निकलेगी, तना है तो तना के नोड से ही नई शाखा निकलती है, और यहाँ से क्या निकलेगी, पत्ती। हमेशा, चाहे सरसों का पेड़ देख लीजिए, चाहे मटर का पेड़ देख लीजिए, चाहे चने का किसी का भी पेड़ देख लीजिए। तो ये है मेरे पास आलू। आलू का हम क्या खाते हैं, तना। तो आलू में देखिए छोटी छोटी बदरें निकल आती हैं। हम इस आलू के टुकड़े कर देंगे और जमीन में गाड़ देंगे, तो मुझे क्या, नया पौधा मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, नया पौधा। ये है अदरक। देखिए ये है मेरे पास इंटरनोड, और देखो ये देखो यहाँ पर जड़ लग रही है, ये है मेरे पास क्या, नोड। देखो ये सब क्या है, नोड। जहाँ पर जड़ निकल रही है, ये चीज कहाँ पर निकल रही है, नोड पर। ठीक है, ये है बड, ये देखिए नोड, ये सब क्या है, नोड। जहाँ से जड़ या पत्ती निकल रही है वो क्या है, मेरा नोड। ठीक, अब देखिए, अब ये गन्ना वगैरह या कोई भी चीज है, तो देखिए यहाँ पर देखिए अच्छी तरह आराम से, ये दिख रही है आपको नोड, ये तो लिखा है नोड। ठीक है, और ये इंटरनोड। तो इस नोड से ही, इस नोड से क्या, नई बड निकल रही है, यहाँ से नए पौधा बनेगा। यहाँ से देखिए ये जड़ निकल रही है न्यू रूट से, यहाँ से क्या, लीव्स निकल रही हैं। तो ये है मेरे पास क्या, नोड, और इसे क्या कहता हूं, नोड, और इसके बीच में क्या है, ये इंटरनोड। इंटरनोड से कुछ नहीं निकलेगा, हमेशा इस नोड से निकलेगा। ये नोड का मतलब ये गांठ, आप गांठ समझ लो, इसमें क्या कहता हूं, गांठ। इस गांठ से ही निकलेगा जो भी कुछ निकलेगा। ठीक है, यही सारी चीज होती है इस पेड़ की। खास बात यही बातें होती हैं कि जब भी कभी हम किसी पेड़ को लगाते हैं, तो जब भी कभी पत्ती निकलेगी पहले, तो उस पर जहाँ पे उसकी गांठ आएगी वहीं से पत्ती निकल आएगी, या नई शाखा निकलेगी ना पेड़ की। ये है मेरा पास पेड़। ठीक, तो पेड़ की ये है जड़। अब जैसे ये पेड़ जमीन से ऊपर चलेगा, यहाँ पर आ गई नोड, यहाँ से पत्ती निकल आएगी। फिर अगला आ गया, अब ये पत्ती क्या टूट जाएगी कुछ दिनों बाद, तो यहाँ से नोड क्या, अब वो धीमे धीमे का रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस मतलब अब वो हमें दिखाई नहीं देगी, पपड़ी हो जाएगी। अब यहाँ से पत्ती आई, ये पत्ती भी क्या, झड़ गई इसकी। तो यहाँ पर एक डंठल सा बना रहता है, धीमे धीमे वो डंठल क्या गायब हो जाता है। जब भी कभी किसी पत्ती को, ऐसे पत्ती है, इस पत्ती को यहाँ से तोड़ोगे तो यहाँ पर तुम्हें डंठल, आम का पेड़ देख लेना किसी का, आम के पेड़ से पत्ती तोड़ोगे, यहाँ पर मुझे डंठल की रचना दिखाई दे जाती। वो क्या है मेरा, नोड। वो क्या है मेरा, नोड। तो नोड पर ही पत्ती निकलती है हमेशा, वहीं से, यहाँ से नई लकड़ी भी निकलेगी आम की, तो यहीं से निकलेगी, इसी जगह से निकलेगी लकड़ी। उसके अलावा कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं कि उनकी पत्तियों से ही काम हो रहा है। ठीक है, कुछ पौधों में पत्तियों द्वारा भी वर्धी प्रजनन पाया जाता है, जैसे कि अजूबा, बिगोनिया या ब्रायोफिलम में। ठीक है, पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इनके पत्तियों के किनारे पर कलिकाएं होती हैं। ये पत्ती दिख रही है तुम्हें, ये क्या है मेरी पत्ती के, ये हैं देखिए किनारे, मार्जिन, यहाँ से क्या निकल रही हैं, कलिकाएं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों के किनारे से ही कलिकाएं निकलती हैं। कलिकाएं मतलब
बर्ड, छोटी सी किल्ली। ये समझ में आई बात? इतनी समझ में आएगी बात? किल्ली बिल्ली तो सब जानते हैं, गांव के शहर वाला बच्चा हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो नए पौधे को जन्म देती है। अब ये यहाँ से जो किल्ली बिल्ली सी दे रही है तो वो निकली हुई है, ठीक, जैसे हम कलका बोलते हैं, कली बोलते हैं, यहाँ से क्या नया देखिए पेड़ बनना है उसी जगह से। देखिए अब क्या लिखा है, वर्धी प्रजनन से उत्पन्न पौधे जनक पौधे के समान होते हैं तथा उनके गुणों को बनाए रखते हैं। मैंने तुमसे इससे पहले भी कई बार कहा है कि अलैंगिक जनन में क्या होती है, जैसा पेड़ है, जैसा जीव है, बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, जो लक्षण उसमें मिल रहे हैं वही इसमें नहीं। अब जैसी ये पत्ती थी जिस पेड़ की लगी हुई, अब इससे वैसा ही पेड़ बन जाएगा। जो इस पत्ती को अगर मैं तोड़ करके देखूंगा, इसके ऊपर अध्ययन करूंगा, तो जो इस पत्ती के अंदर निकलेगा कंटेंट वही मुझे यहाँ निकलेगा। जैसा ये पेड़ था बड़ा, वैसा ये पेड़ बड़ा होकर के वैसा ही हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू, ठीक। अधिक पैदावार तथा उपयोगी पौधों के गुणों को बनाए रखने के लिए वर्धी प्रजनन कराए जाते हैं। कृत्रिम विधियों से भी पौधों में वर्धी प्रजनन कराए जाते हैं। तो एक तो होता है कृत्रिम प्रजनन, एक होता है, एक तो हुआ हमारा कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम, ठीक है, और एक होता है हमारा कौन सा, प्राकृतिक। अगर हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं तो ये तुम्हें पेड़ दिख रहा है, इसमें से अपने आप कली निकली, अपने आप कली निकल के धीमे धीमे विकसित होती, अपने आप ही पेड़ बन गया, ठीक। उसके अलावा और भी मैंने तुम्हें पेड़ दिखाए थे इससे पहले। तो पेड़ क्या है, कुछ पेड़ ऐसे थे कि वो ऐसे ऊपर चलते रहे, फिर जमीन के अंदर आ गए, फिर ऐसे करते रहे। जैसे घास देखिए मेरी, न तो मैं घास का कोई बीज डाला न कुछ डाला, उससे हम जरा सी भी जहाँ कहीं भी थोड़ी लग जाएगी, उससे बहुत सारी घास हो जाएगी, तो वो अपने आप ही हो रही है। एक वो होती है जैसे आदमी के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अमरूद का पेड़ है और मुझे अमरूद के पेड़ पे, जो अमरूद का पेड़ है मुझे वो सही नहीं है, तो मैंने कलम लगा कर उस पर दूसरा लगा दिया, अमरूद के पेड़ को दूसरा जोड़ दिया, तो मैंने काट करके कलम लगा के अपनी तरफ से जोड़ दिया, उसे कहते हैं कृत्रिम, आदमी के द्वारा, वो आदमी ने किया है। और कुछ अपने आप ही होते रहते हैं, जो आदमी करेगा उसे कहते हैं हम क्या, कृत्रिम। अब देखिए, अब देखते हैं लैंगिक जनन, जितना था उतना उन्होंने बताया। अब देखते हैं, देखो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम देखते हैं तो लैंगिक जनन की पहली बात क्या है, इसमें दो चीज होनी चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। देखिए लैंगिक में क्या है, मुझे दो चीज होनी चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, ठीक। जब मेल फीमेल होगा तब मैं उससे कहता हूं लैंगिक। लैंगिक में दो चीज की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे पुष्पीय पौधों की। पुष्पीय पौधे उसे कहते हैं जो पेड़ होते हैं जिस पेड़ पर फूल आता है, मैं उसे क्या कहता हूं, पुष्पीय पौधे, ठीक। तो अब मुझे थोड़ा यहां पर यह देखना है कि जो हमारे पुष्पीय पौधे, जैसे गेहूं का पेड़ देखा था मैंने, गेहूं का पेड़, सरसों का पेड़, गुलाब का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, गुड़हल का पेड़, ये जो पेड़ मैं तुम्हें सभी बता रहा हूं, ये सारे पेड़ वो हैं जिनके ऊपर क्या आता है, फूल। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि जिस पेड़ के ऊपर फूल आता है, पहले इस बात को ध्यान रखो, जिस पेड़ के ऊपर फूल आता है, फूल को कहते हैं पुष्प। जिसके ऊपर पुष्प आएगा उसे मैं क्या कहता हूं, पुष्पी पौधे। पहली बात कहता हूं उसे क्या कहता हूं मैं, पुष्पी पौधे। और जिस पेड़ पर फूल नहीं आते हैं उसे मैं कहता हूं अपुष्पी पौधे, ठीक। अब पेड़ भी कई प्रकार के, एक पेड़ तो वो है जिसके ऊपर फूल आता है, एक पेड़ वो है जिसके ऊपर फूल नहीं आता है कभी, ठीक। अब देखिए, जिस पेड़ के ऊपर फूल आ रहा है उसे मैं कहता हूं एडवांस। एडवांस, एडवांस किसे कहते हैं, जो अच्छा है, सबसे तेज है, सबसे आगे चल रहा है, उसे एडवांस कहेंगे। जैसे पहले बात करने के लिए फोन हुआ करते थे घर में, ऐसे तुम्हारे पुरानी फिल्मों में देखा होगा, ऐसे फोन, उस फोन से ऐसे बात करते थे। धीमे धीमे क्या हुआ,
छोटे छोटे फ़ोन आने लगे, मोबाइल टाइप के आने लगे, फिर आने लगे। आज कंडीशन ऐसी होगी कि हमें एंड्रॉयड फ़ोन आता है, उसमें वीडियो कॉल कर लेते हैं, मैसेज, पढ़ना लिखना, फिल्में देखना, गेम खेलना, सब कुछ है। तो नया मोबाइल कब आया? पहले मोबाइल 40 साल पहले, 50 साल पहले फ़ोन चलते थे, फिर धीमे धीमे विकास होते हुए नया फ़ोन आया। तो जो नया फ़ोन आज सबके पास मिला है उसे कहते हैं हम एंड्रॉयड फ़ोन। तो वो क्या है? वो एडवांस फ़ोन है। अब देखिए ये वो चित्र जो मैं तुम्हें अभी बताया था कि जो एक तालाब या जलाशय होता है, उस जलाशय के अंदर बहुत सारे यूलोथ्रिक्स या स्पाइरो वगैरह होते हैं, ऐसी देखिए काई सी जम जाती है, इसमें मैं कुछ डीप मार दूं तो टूट जाती है। ये तो जलाशय है, पानी से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ है, इसमें है। तो अब पहले देखिए, जब हमारी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, अब से बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं, करोड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे कुछ जीवन नहीं था, कुछ भी, उस पर धीमे धीमे करके पानी आया। करीब करोड़ों साल पहले, करोड़ों साल के बाद जब पृथ्वी टूट गई थी सूर्य से, तो गोला थी, उस गोले को ठंडा होने में भी 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ साल लग गई, ठीक। अब उस पर धीमे धीमे क्या, बहुत सारी गैसें आने लगी। जब गैसें इधर उधर से बनने लगी, फिर धीमे धीमे पानी बना। पानी बनने के बाद क्या हुआ? अब पानी के अंदर बना, तो पानी के अंदर क्या कीड़े मकोड़े आएंगे, कीड़े मकोड़े भी आएंगे जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। जब ऑक्सीजन पृथ्वी पर आ गई तो फिर बेजीव आ गए जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होने लगी। हम शुरुआत में इस चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, यहाँ पर देखिए ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीज़ आ रही है, इसे हम कहते हैं काई। तो सबसे पहले ये किस में आते हैं? हरे हरे, तो ये भी किस में आते हैं? एक पौधों के समुदाय में आते हैं, पौधों के समुदाय में, यानी ग्रुप में, ठीक। अब यहां से क्या हुआ? पहले जिंदगी केवल पेड़ों की यहां पर चली थी, पानी के अंदर, जैसे जीवों की शुरुआत में जिंदगी पानी के अंदर थी। कुछ पेड़ ऐसे थे, इन्हें पेड़ नहीं कह सकते, पानी सूखने लगा तो हल्की हल्की सीलन रहने लगी। तो ये क्या, उस सीलन में ही क्या, इन्होंने देखा पानी तो खत्म हो गया, अब उस सीलन में क्या है, थोड़े थोड़े वृद्धि करने लगे, ठीक। तो कुछ पेड़ ऐसे थे हल्के हल्के, जिन्हें पेड़ तो नहीं कह सकते, उसमें जड़ न तो जड़ थी यहाँ पर, न तना, कुछ नहीं था। कुछ ऐसे आ गए कि जहां पर मुझे सीलन मिल रही है, उस सीलन जगह पर अब ये पानी से बाहर निकलने लगे, कुछ पानी से बाहर लेकर के वह चट्टान वट्टान है, उससे चट्टान में आकर के अब ये देखो छोटे छोटे अब चट्टान में आकर वृद्धि करने लगे। तो ये वो थे जो पानी से बाहर निकल आए। जैसे मेंढक देखा है, मेंढक की कभी जिंदगी पानी के अंदर थी, फिर धीमे धीमे वृद्धि करते 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 उससे थोड़ा पानी से बाहर आने लगा। कहीं पानी खत्म हो गया तो पानी से, पानी नहीं रहेगा तो मर जाएगा, लेकिन उसकी आदत में आने लगा धीमे धीमे, अनुकूलन में। तो मेंढक का क्या कंडीशन है, वो बाहर भी रह सकता है, अंदर भी। तो यहाँ से पेड़ निकल के यहाँ आ गए, ठीक। ये वो पेड़ थे जो जल के अंदर भी रह सकते हैं और जल से बाहर भी वृद्धि कर सकते हैं, और जो जल में भी वृद्धि कर सकते हैं, जल से बाहर भी कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयचर, एम्फीबिया। तो ये पेड़ों के क्या है? उभयचर, ठीक, जिसे हम कहते हैं ब्रायोफाइट। जब थोड़ा बड़ा होगा, उससे बाहर निकलेगा, तो इसमें जड़ नहीं निकलेगी, जड़ जैसी संरचना धीमी धीमी बनने लगी, ठीक है। अब यहां से अब इन्हें और स्टेज कंडीशन मिली ऐसी खराब, तो अब इन्होंने क्या किया, लंबाई पकड़ना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ देखो लंबे होते होते आ गए। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मुझे जड़ मिलने लगी, थोड़ी पत्ती भी निकलने लगी, थोड़े ही बड़े हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक। यहाँ पर इनका काम चलने लगा। अब करोड़ों साल के बाद पौधों की क्या हुआ, इसको बंद कर दो। करोड़ों साल के बाद क्या हुआ, जब करोड़ों साल की बात करते हैं, बंद कर दे दोनों, करोड़ों साल की बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, अब यहां पर आ जाए कंडीशन, उसे भी कर दे बंद। अब इन पौधों के बाद ये है मेरे पास क्या, टेरिडोफाइटा। यहां से यहां तक आने में कई करोड़ साल लगे पेड़ों को। अब यहां से यहां तक पहुंचने में भी उन्हें कई करोड़ साल लग गए, करोड़ों साल। अब यहां से यहां तक आ गए, लेकिन यहां पर कहीं पर भी केवल थोड़ी जड़ आ रही है, तना आ रहा है, पत्ती आ रही है, लेकिन यहां पर क्या नहीं आ रहा है, फूल नहीं आ रहा अभी भी। उसके बाद और पेड़ आ गए जिसे हम कहते हैं क्या, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी।
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचते कई करोड़ साल लग गए। ये पौधे भी पृथ्वी पर बहुत सालों तक रहे, बहुत सालों तक रहे। अब इन पेड़ों को देखते हैं, इस वाले पेड़ों को कहते हैं अनावृत बीज, ठीक है, यानी कि जिम्नोस्पर्म। ये वाले पेड़ कैसे थे, उन वाले पेड़ को देखिए गौर से। ये है मेरे पास कोई एक पेड़, ये पेड़ की अब क्या पत्ती, ठीक है, ऐसे समझिए, ये पेड़ की क्या है पत्ती, ठीक। ये पेड़ जो है, इस पेड़ों की जो पत्तियां थी, मुझे खूब पता है कि ये पत्ती नोड पर लगी है, ये पत्ती भी नोड पर लगी है, ये पत्ती भी नोड पर लगी है, ये पत्ती नोड पर लगी है, ये पत्ती नोड पर लगी है। सारी पत्तियां किस पे लगी हैं, नोड पर, ठीक है, पर्व संधि पर, ठीक है, गांठ पर लगी हैं। इतनी बात समझे, नोड पर लगी हैं सही पत्तियां। अब इन पौधों में कुछ पत्तियां ऐसी थी जो रिप्रोडक्शन करती थी। ये पत्तियां हैं रिप्रोडक्शन, अर्थात ये पत्तियां क्या करती हैं, जनन। ये एक पत्ती को हम कह सकते हैं मेल, और इसी में ही कोई और पत्ती है, ये काम करने लगी किसका, फीमेल की। तो पेड़ मेरे पास एक ही है, उस पेड़ के अंदर मुझे पत्ती ऐसी मिल रही है कि एक पत्ती तो काम कर रही है मेल का और एक कर रही है काम फीमेल। अगर ये मेल का काम कर रही है पत्ती और ये फीमेल का काम कर रही है, इन दोनों पत्तियों को जब आपस में मिल जाएंगी तो क्या होगा, बीज का निर्माण होने लगेगा, सीड का। तो फिर क्या होगा, मेरे पास नया पेड़ बनेगा। ये कई सालों तक चले और अब भी पृथ्वी पर हैं ऐसे। तो इन पौधों में यहां से लेकर यहां तक मैं पौधे को देखता हूं तो मुझे यहां पर क्या नहीं मिल रहा है, फूल नहीं मिला। लेकिन यहाँ क्या मिल रही है मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है, मुझे जड़ मिल रही है, तना मिल रहा है, पत्ती मिल रही है, ठीक है। तो इन पेड़ों में वो पत्तियां आ रही हैं, यहाँ पर भी वो पत्तियां हैं जो जनन कर रही हैं, यहाँ भी वो पत्तियां हैं जो मेल और फीमेल दोनों का काम कर रही हैं। बात को समझना अच्छी तरह से, ठीक है। इसके बाद करोड़ों साल के बाद अब वे पेड़ आ गए जिन पे क्या लगने लगा, ये सुंदर। तो हम ये कह सकते हैं इन सारे पेड़ों को पीछे छोड़ करके अब ये पेड़ जो आ गए जिन पे फूल लग रहे हैं, इसे हम कहते हैं एडवांस। अब ऐसे पेड़ आ गए जिन पे क्या लग रहे हैं, ये फूल। अब हम ये देखेंगे इस फूल में जनन कैसे होता है। इससे पहले तो कौन जनन कर रहा था, पत्तियां कर रही थी मेल फीमेल का। अब देखिए आगे समझिए, अब हम समझ गए कि जो आप पुष्प की बात कर रहे हैं, आज हमें देखिए ये पेड़ देखने के लिए मिल रहे हैं पृथ्वी पर, ये खूब है हमारे साथ, ठीक। तो ये पेड़ क्या है, ये क्या है भैया, ये है आपका क्या, एक एडवांस ग्रुप। एडवांस ग्रुप है किसका भैया, पौधों का। पौधों का एक एडवांस ग्रुप है। हम इस एडवांस ग्रुप में जी रहे हैं कि ये पौधे हमें ऐसे मिल रहे हैं जिसमें रंगीन रंगीन फूल हैं। तो पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग क्या है, पुष्प, ठीक है। यह पौधे के तने तथा शाखाओं से लगे होते हैं। फूल कहाँ लगेगा, फूल कहाँ लगेगा, या तो देखिए आपका ये तने पे लगा हुआ है, ठीक, या तो ये है मेरे पास नोड और ये है नोड, तो एक ऊपर ऐसी नोड है वहां पर क्या लगा हुआ है, फूल। अब देखिए अगला, देखिए ये है मेरे पास पेड़, तो इस पेड़ के अंदर से ही देखिए एक नोड है, नोड पर पत्तियां लगी हुई हैं और नोड से देखिए शाखाएं निकली गुलाब की। तो यहाँ पर इस नोड पर क्या लगा है, फूल, ठीक है। अब इसे देखिए, तो यहाँ पर देखिए इस शाखा निकली है, इस शाखा, तो ये शाखा कहाँ निकली है, एक नोड पर, ठीक है। ये नोड पर फूल लग गया, ये लग गया, इस प्रकार से देख लो। तो पहली बात, फूल लगेगा या पत्तियां आएंगी या कोई नई शाखा ऐसी लकड़ी निकलेगी तो किस पर निकलेगी, नोड पर निकलेगी, ठीक। अब देखिए इतनी बात को समझो, घर जाके पढ़ना। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, तने की शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर पुष्प बन जाती हैं। अब इस देखिए क्या कह रहा है, तने की शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर पुष्प बन जाती हैं, अर्थात पुष्प एक रूपांतरित परो है, सूट है। अब देखिए संभाल के इस पेड़ को, इसे देखिए संभाल के, ये पेड़ दिख रहा है तुम्हें, इस पेड़ को मैंने लाइन खींच दी, इसका मतलब है ये जमीन से नीचे है और ये जमीन से क्या है, ऊपर। तो जमीन से नीचे है तो मुझे नीचे क्या मिल रही है,
तो जड़ को मैं कहता हूं रूट। जड़ को मैं क्या कहता हूं? अब जड़ से ऊपर जो हरा हरा जितना भाग है इसे मैं कहता हूं क्या? सूट। इसे मैं क्या कहता हूं? सूट। तो सूट देखते, सूट में क्या है? सूट में देखिए जैसे ही मेरा ये तना चल रहा है, यहां पर देखिए एक नोड मिली, इस नोड पर पत्ती है। अगली नोड मुझे ये मिली, इस नोड पर देखिए मुझे क्या मिल रही है? पत्ती। और इसी नोड से एक देखिए शाखा निकल गई, ये देखिए इधर निकल गई और देखिए ये आगे बढ़ने लगी नोड पर। यहां पर एक दूसरी नोड मिलेगी ना, अगली नोड है, इस नोड से ये चलेगी, इस नोड से। अब इसी पेड़ से देखिए मैं आगे चलूं, सरसों का पेड़ है देख रही, ठीक है। अब मुझे एक और नोड मिलेगी, इस नोड से क्या हुआ? एक मुझे क्या? पत्ती मिल गई है, ठीक है। या यहीं से कोई शाखा बन जाएगी नहीं, ठीक। अब ऊपर चलना, तो ऊपर एक और नोड मिली, इस नोड से मुझे एक और पत्ती मिली, ऊपर एक और नोड मिली है, यहां देखो पत्ती है और इसी में एक शाखा निकल रही है, उस शाखा के ऊपर फूल लगा हुआ। अगली मेरे पास नोड मिली, तो इस नोड पर क्या? ये नोड है, इस नोड पर क्या? फली बन गई है। पहले फूल था, फूल के बाद में क्या बनी? ये फली। अब ये अगला नोड आ गया, नोड से ये आ गया, अब यहाँ पर नोड आ गया, अगले नोड पर मुझे क्या मिलेगा? फूल। तो पहले फूल बना होगा, फूल के बाद क्या बनी होगी? फली। अब फली पक जाएगी तो इसमें क्या निकलेगा? बीज। अब हमें यहां पर देखना है क्या कह रहा है? पुष्प एक रूपांतरित सूट है। सूट क्या है? इसे कहता हूं मैं सूट। रूपांतरित, रूपांतरित का मतलब होता है उसने अपना आकार चेंज कर लिया है। जैसे नागफनी होती है ना, नागफनी है, इससे पहले मैंने पढ़ाया नागफनी किस में उगती है? मरुस्थल में, रेत वाली जगह पर। तो उसमें पहले पत्तियां थी, फिर धीमे धीमे क्या परिवर्तन हो गया? पत्तियां किस में बदल गई? कांटों में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि पानी नहीं उड़ाना पड़ेगा वहां पर, तो पत्तियों क्या हो गया? रूपांतरित। आज हम उसे कांटे कहते हैं, वो कांटे नहीं, पत्तियां थी कभी। अब ये जो फूल दिख रहा है तो ये फूल, फूल, इसे आज हम फूल कहते हैं। पहले कभी क्या थी? ये पत्तियां। तो फूल क्या है? पत्ती। देखो मैं अभी तुम्हें समझाता हूं, संभाल के समझते रहो, तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कह रहा है रूपांतरित सूट। सूट कहता हूं मैं इसे। अब मान लीजिए ये है मेरे पास क्या? एक पेड़, ठीक। ये नोड, ये नोड, ये नोड, ठीक है। यहां पर मुझे क्या देखने के लिए मिलेगी? ठीक। यहां पर मुझे क्या देखने के लिए मिलेगी? यहां पर मुझे पत्ती देखने के लिए मिले। भैया यहां से एक और मुझे क्या निकल गई? ब्रांच, शाखा निकल गई, ठीक। अब शाखा निकल गई, अब इस शाखा को मैं देखता हूं, यहां पर एक क्या मिलेगी मुझे? नोड। इस नोड पे क्या मिलेगी मुझे? अब ये पत्ती मिल गई। अब मुझे एक और नोड मिल गया, इस नोड पे मुझे क्या मिल गई? एक और मुझे नोड मिल गया, इस नोड पे मुझे क्या मिल गई? एक और नोड मिल गया, यहां पर मुझे क्या मिल गई? एक और नोड मिल गया, मुझे यहां पर क्या मिल गई? पत्ती मिल गई। बहुत अच्छी बात। अब देखिए पिछले कुछ करोड़ों साल पहले पेड़ ऐसे थे कि उनकी पत्तियां ही क्या? एक मेल और फीमेल का काम करती थी। अब ये पत्ती जो है का, एक पत्ती काम करेगी नर का, यानी कि मेल का, ठीक। इधर देखो है, अब एक पत्ती मेरी काम कर रही है मेल का और एक पत्ती काम कर रही है किसका? फीमेल। कब? जब फूल नहीं आता था तब, ठीक है। अब आने लगा है फूल, ठीक। और ये भी क्या है? पत्ती है। ये सब क्या है? पत्ती। ये सब क्या है? पत्ती। तो ये भी मेरे पास पत्ती है, लेकिन भैया ये फीमेल का काम कर रही है, एक पत्ती मेल का काम कर रही है। ये भी मेरे पास पत्ती है। अब क्या हुआ? धीमे 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 समय का क्या हुआ? चेंजिंग। लाखों साल लगे, करोड़ों साल लगे। करोड़ों साल के बाद क्या हुआ? अब इसे देखिए गौर से, करोड़ों साल के बाद क्या हुआ? ये जो शाखा दिख रही है आपको, यहां पर देखिए, ये देखिए शाखा जा रही है, इस शाखा की जो पत्तियां हैं ये देखिए, अभी मैं समझा दूंगा तुम्हें, चलो समझ लो, यहीं से समझ लो। ये देखिए, अब ये वाली पत्तियां हैं, ये वाली पत्तियां देखिए एक जगह पर इकट्ठी हो गई। पहले देख लेना, ठीक। ये पत्तियां हैं कुछ यहां इकट्ठी हो गई इस नोड पर। अब कुछ पत्तियां यहां इकट्ठी हो गई इस नोड पर, ठीक। ये पत्तियां हैं। अब एक और नोड है, अब यहां पर भी कुछ पत्तियां हैं भैया, ये भी यहां पर आकर के इकट्ठी होगी। अब कुछ यहां पर भी भैया पत्तियां हैं, वो यहां इकट्ठी हो गई, ये पत्तियां, ठीक है। अब क्या हुआ? इन पत्तियों को गौर से देखिए। अब मैं देखिए फिर देखिए यहां पर चेंज कर रहा हूं, आ जाइए यहां पर।
ठीक, ये मैंने ऐसी खींच रखी थी। अब यहाँ पर देखिए जो पत्तियाँ जो थी ना आपकी, बहुत सारी पत्तियाँ ये हैं और ये है पत्तियाँ, और यहाँ भी मुझे पत्तियाँ हैं। पत्तियों ने क्या अपने पर रूप को चेंज कर लिया है, और यहाँ भी क्या है मुझे पत्तियाँ। अब देखिए ये क्या है नोड, ये क्या है नोड, ये क्या है नोड, ठीक, ये क्या है नोड। अब इन पत्तियों ने क्या अपना अपना रूप चेंज कर लिया समय के साथ। जैसे ही रूप चेंज करेंगे तभी देखिए इंटरनोड है, इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे चलेंगे, ये सारी पत्तियाँ हैं, इन सारी पत्तियों को यहाँ पर कर दो आप, ठीक, इन सारी पत्तियों को पत्तियाँ देखो, चलो हरा। अब देखिए पत्तियां हैं, ये देखिए ये पत्तियां अलग आ गई, एक ये वाली पत्ती ले ली, ये कैसे हैं आसमान तुझ पर अभी सब आसाना निकाल दूंगा मैं, हरी। अगली पत्ती हमने ले ली कलर वाली, ये वाली पत्ती कैसी है कलर वाली, तो वो पत्ती इंटरनोड मैंने खत्म कर दिया, वो कलर वाली पत्ती भी यहाँ पर आ गई, ठीक। अब अगली पत्ती मैंने और ले ली, कौन सी वाली, ये एक दूसरी पत्ती और थी यहाँ पर देखो ऊपर वाली, उसे देखिए उनकी संरचना ऐसी हो गई है, ठीक। उसके अलावा मैंने एक पत्ती और ले ली जो मेरे पास ऊपर बची हुई थी, ठीक है, उस पत्ती की संरचना ऐसी हो गई है, ठीक। पत्ती है मेरे पास, पत्ती ने क्या किया अपने आप को करोड़ों साल के बाद चेंजिंग कर लिया। अब ये वो पत्तियां हैं, इस पत्तियों को देखिए, ये जो हरी हरी सी दिख रही हैं ये पत्तियां हैं, देखिए ये वाली, ठीक। और जो कलर दिख रही है लाल लाल जिसको कलर है ये भी पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं देखिए ये वाली, ठीक। अब जहाँ में ये देखिए दूसरी नीली नीली से मैंने तुम्हें दिखाया है जो पत्तियां लंबी लंबी जा रही हैं, ये भी पत्तियां हैं। ये कौन सी पत्तियां हैं, इसे कहता हूं मेल। ये देखिए ये हैं, ये दिख रही है तुम्हें, इसे दिख रही हैं, इसे दिख रही हैं, ये दिख रही है तुम्हें, ये भी पत्तियां, ये क्या है मेल, अर्थात ये पुंकेसर है, ये क्या है पुंकेसर, ठीक है। उसके अलावा ये काली काली तुम्हें दिख रही है पत्ती, ठीक, ये पत्ती ये वाली है, ये है वाली पत्ती है, ये है वो वाली पत्ती। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ तो मेरे फूल क्या है, अगर यहाँ पर ये फूल ऐसा इकट्ठा नहीं होता, इसके जो बीच में इंटरनोड मिलते हैं लंबे लंबे, इंटरनोड सब क्या हुआ रिड्यूस, समाप्त हो गए और सारी पत्तियां इकट्ठी हो गई एक जगह पर, इकट्ठी होकर के वो क्या बन गई फूल बन गई। तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं पुष्प क्या है, पुष्प एक रूपांतरित, रूपांतर मतलब मॉडिफाइड, पहले कुछ और था अब चेंज होकर के क्या हो गया है, अब फूल हो गया है। पहले सूट था तो ये था सूट, ये है सूट, ये है मेरे पास सूट, इस सूट में क्या हुआ अब यह सूट मॉडिफाइड हो गया, सूट चेंज हो गया, चेंज होकर किस में बन गया फ्लावर में। अब कोई पूछता है तुमसे कि पुष्प क्या है, पुष्प एक रूपांतरित सूट है, एक मॉडिफाइड सूट है, एक रूपांतरित सूट है, इसे कहता हूं मैं सूट। तो ये देखिए पत्तियां हैं, अब समझिए, इतना समझ लिए बस तुम्हारे लिए इतना ही ठीक है। अब देखिए पुष्प आ गया, ठीक है, हमें खूब पता है ये चीज अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये है पत्ती, ठीक है मॉडिफाइड। तो ये पत्ती जो थी अब ये क्या हुई, जब पुष्प के रूप में बदल गई तो क्या हो गई ये बादल, इसे कहता हूं बादल। और जो रंगीन पंखुड़ियां दिख रही है तुम्हें, इसे कहता हूं मैं क्या दल। और ये तुम्हें मेल पत्ती दिख रही है जो मॉडिफाइड हो गई है, इसे कहता हूं मैं क्या पुंकेसर, इसे कहता हूं मैं पुंकेसर। और एक लीव ऐसी थी जो मॉडिफाइड फीमेल का काम कर रही है, ठीक है, इसे कहता हूं मैं क्या पुष्प के 4 भाग होते। ये मुझे देखा क्या लिख रही थे, इसको देखता हूं कि पुष्प के कितने भाग हैं, ठीक, पुष्प के भाग कितने हैं 4। तो पहला है बाहदल जो का कैसा है हरा, दूसरा है दल जो का कैसा है रंगीन, उसके बाद पुंकेसर कैसे हैं लंबे, उसके बाद स्त्री केसर है। अब समझते हैं इसे, अब इतनी बात मेरी समझ में आई कि पुष्प क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है, रूपांतरित पर हुआ है। अब देखिए
अधिकांश पौधों में पुंकेसर नर जननांग, ये देखो लिखा है इसमें, तुम्हारी किताब में लिखा होगा, देख लो उसे खोल करके। अधिकांश पौधों में जो पुंकेसर होते हैं ये है पुंकेसर, ये है पुंकेसर, ये है पुंकेसर, ये क्या है? नर जननांग, अर्थात मेल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मेल अंग हैं, नर अंग हैं, ठीक है। तथा स्त्री केसर मादा जननांग, स्त्री केसर क्या है? फीमेल ऑर्गन्स, ठीक है, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। अगर एक ही पुष्प में ये दोनों चीज मिली, एक पुष्प है मेरे पास ऐसा, इस पुष्प के अंदर देखिए ये भी मेल है और ये फीमेल, दोनों मिल रहे हैं, तो तब हम इस पुष्प को कहेंगे हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। ऐसा पुष्प जिसके अंदर ये चारों चीजें हैं उसे मैं कंप्लीट फ्लावर कहता हूं। कंप्लीट मतलब पूर्ण फ्लावर। ऐसा फूल जिसके अंदर ये चारों संरचनाएं होती हैं उसे मैं कहता हूं कंप्लीट फ्लावर। ये मेरे पास क्या है? कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर। ऐसा पुष्प जिसमें ये चारों चीज मिल रही है, ऐसा पुष्प जिसमें से चारों में से कोई एक चीज कम है उसे मैं कंप्लीट नहीं कहूंगा, उसे मैं क्या कहूंगा? इनकम्प्लीट, ठीक है। तो अगर ये चारों चीज मिली तो मैं उसे क्या कहता हूं? हर्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब एक और दो, दोनों लिंग हैं, मेल और फीमेल दोनों लिंग हैं, तो मैं से कहता हूं द्विलिंगी, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। जैसे गुड़हल, सरसों, मटर, सेम, इनके अगर फूल को देखोगे या फूल हो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करा दूंगा। किसी दिन मेरे पास फूल लेके आना, गुड़हल का फूल लेके आना या रोज का लेके आना या सरसों का पेड़ लेके आना। सरसों के पेड़ को मैं और अच्छी तरह समझा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा देखो कैसे होता है। देखिए, कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। कुछ फूल ऐसे भी है वहां पर मुझे ये चीज नहीं मिल रही है, ये मिल रही है, कोई ऐसे हैं कि ये चीज मिल रही है तो ये नहीं मिल रही है, तो उसे कहता हूं इनकम्प्लीट। अब पुष्प तो है, एक पेड़ ऐसा है उस पेड़ के ऊपर ऐसे फूल आए कि वहां पर ये चीज है ही नहीं, और दूसरा पेड़ ऐसा है उसके ऊपर ये चीज तो है, ये चीज नहीं है, और ये चीज है तो ये चीज नहीं है, एक गायब है। तो दोनों पेड़ अलग अलग हो गए कि नहीं? एक पेड़ पर वो फूल आ रहा है जिसमें मेल वाले अंग हैं, नर जननांग है। एक फूल ऐसा है, पेड़ ऐसा है जिसपे क्या हो रहा है? उस पर दूसरा आ रहा है, एक पे आ रहा है नर, एक पे आ रहा है मादा, एक पे आ रहा है नर, एक पे आ रहा है मादा, ठीक। ऐसे करके कभी कभी पेड़ ऐसा ही होता है कि एक पेड़ ऐसा है उसके ऊपर एक फूल अलग अलग आता है। चलो मैं बताऊंगा तुम्हें धीमे धीमे, पहले इतना समझ लो, ठीक। स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू आदि। तो जिसमें एक ही मिल रहा है उसे कहता हूं मैं एक लिंगी, डायोसियस। जैसे पपीता देखा है, मक्का देखी है, ककड़ी देखी है, लौकी है, कद्दू है, इनके फूलों को देखते हैं, इनके फूलों की संरचना मुझे कुछ और मिलेगी, और मैं वहीं पर सरसों वाले को देखता हूं तो सरसों वाले फूल की संरचना मुझे कुछ और मिलेगी, दोनों की संरचना में अंतर होगा। पुष्प के भाग देखिए, पहला क्या था मेरे पास? बादल। पहला क्या था? बादल। बादल देखो कौन सा है? बादल है, देखिए ये वाला, ये हरा हरा दिख रहा है, ये बाहर है, इसलिए इसे कहते हैं बादल, ठीक है, बादल। तो ये क्या है? बाहर है, तो इसलिए कहते हैं बादल, यानी कि इसे इंग्लिश के अंदर सिपल। और अगर ये सारे इकट्ठे हैं तो हम इसे कहेंगे कैलिक्स। इकट्ठे हैं तो हम कहेंगे दलपुंज, एक से अधिक है तो कहेंगे दलपुंज। देखिए, ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं। पहली बात, हरे हैं। कैसे हैं ये? कली की अवस्था में ये पुष्प के भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं। जब मेरा फूल बिल्कुल छोटा है तो ये क्या कर लेते हैं? इस पूरे फूल को ढक लेते हैं। तो देखते हैं छोटी छोटी कली आ रही है तो ये पहले क्या आगे इस कली को ऐसे ढक लेंगे पूरे फूलों को। तो जब मेरा फूल कली की अवस्था में होता है तो ये है बादल, ठीक है, ये इसे ढक लेते हैं। और हरे होने के कारण जब ये रंग में हरे हैं तो भैया ये क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, ठीक। इतना ही समझो। अब देखिए आगे, अगले रंगीन वाले भाग आगे। रंगीन वाले भाग क्या? रंगीन पत्तियां मानो, दल, ठीक। तो इसे मैं क्या कहता हूं? पेटल। अगर इकट्ठे हैं तो मैं इसे कहता हूं क्या? कोरोला। अब देखिए, दल। दल पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। भैया
जो रंगीन रंगीन दिख रहे हैं, जैसे ये है, ये रंगीन आकर्षक है, इसे कीट अपने आप देखेगा। ये जितने अच्छे होंगे तो लोग क्या है, इसे देखेंगे, इसकी तरफ भागेंगे, भैया ये तो बहुत सुंदर फूल है। तो ये फूल की क्या सुंदरता बढ़ा रहा है, ठीक है। आकर्षक बात है, प्राय ये रंगीन होते हैं, लाल भी होते हैं, पीले भी होते हैं, नीले भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, हर प्रकार के फूल हैं, तो मुझे हर प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। विभिन्न पौधों के पुष्प में दलों की संख्या और रंग भिन्न भिन्न होता है। गुड़हल में देखोगे तो वहाँ पर अगर उड़ गुड़हल का फूल लेके आओगे बड़ा बड़ा, तो उसमें आप रंगीन पंखुड़ियाँ गिनोगे तो बहुत होंगी और अलग रंग की होंगी। गुलाब को लेके आओगे, गुलाब की पंखुड़ियाँ थोड़ी बड़ी मिलेंगी, उसमें अलग मिलेंगी। आप सरसों को लेके आओ तो सरसों की पंखुड़ियाँ मुझे अलग मिलेंगी और अलग तरह की होंगी, उनका अलग रंग हो जा। तो ये तो कह रहा है अलग अलग पौधे में पुष्प के दलों की संख्या अलग अलग और भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि गुड़हल में लाल है, गुड़हल में पीली भी होती है, लाल है, गुलाब में गुलाबी है और चमेली में सफ़ेद है। तो अलग अलग पेड़ हैं, तो उनमें फूल के जो खिलते हैं, तो एक कहता हूँ मैं, इन्हें क्या कहता हूँ, दल। दल तो दल रंगीन भाग है, अलग अलग पेड़ों में अच्छे अच्छे होते हैं और सुंदर आकर्षक होते हैं। रंगीन होने के कारण कीट पतंगे देखे तुमने, भंवरा देखा है, शहद वाली मक्खी देखी है, इसके ऊपर आके क्या इत्र चूसती रहती है, इसके ऊपर आएगी। मधुमक्खी वगैरह बहुत सारी तुमने सरसों खेत में देखी है, घूमती रहती हैं, ठीक। मधुमक्खी, ततैया, तितली वगैरह देखी है, सब इन पर क्यों, ये आकर्षक सुंदर भाग हैं और वो यहाँ पर आती हैं इत्र चूसने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आएंगी, इस फूल के ऊपर बैठेंगी, इस फूल के ऊपर बैठेंगी, यहाँ से उड़ के जाएगी, दूसरे फूल के ऊपर बैठेंगी, वहाँ से उड़ के जाएंगी, तीसरे फूल के ऊपर बैठेंगी। तो वो क्या यहाँ से वहाँ, वहाँ से आप सब जगह क्या कर रही हैं, जा रही हैं। उनके जाने का कारण क्या वो भी बताएंगे अभी। परागण के लिए आकर्षित करते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्पों में दलों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि गुड़हल में 5 मिलेगी, सरसों में 4 मिलेगी। अगर गुड़हल का गिलोगे तो गुड़हल में मुझे 5 मिल रही है, ये पंखुड़ियाँ हो रही है 5, सरसों में 4 हैं। सरसों का पेड़ लेके आना, बड़ा हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगा उसमें 4, अच्छी तरह से प्रैक्टिकल कराऊंगा मैं, ठीक। इतनी बात देखिए, किताब के अंदर लिखिए, अलग से कुछ नहीं, तुम्हारी किताब के अंदर सब लिखा है। अब नर जननांग को देखते हैं, जिसे कहता हूं मैं क्या, पुंकेसर। पुंकेसर को अगर हम देखते हैं तो देखो हमें इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक। हर पौधे में अलग अलग संरचना होती है। ये किसी और पौधे के फूल से लिया गया तो उसका अलग है, सरसों वाले की कुछ और होगी, लेकिन ज़्यादातर ऐसी संरचना होती है, लंबी लंबी होती है, तंतु जैसी, उसे मैं क्या कहता हूँ, पुंकेसर। देखिए, पुष्प के भीतरी धागे जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं। पुष्प के अंदर हमें बहुत सारी धागे जैसी संरचना दिखाई दी, जो मैंने अभी दिखाई थी तुम्हें। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं, ठीक। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है, ये देखो फूला हुआ मिलेगा, इसे पराग कोश कहता हूं। देखो तुम्हारी के अंदर, किताब के अंदर लिखा होगा, किताब के अंदर देख लो, पराग कोश कहते हैं, ठीक है। पराग कोश में चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे होते हैं। पराग है, इसमें चूर्ण के समान, जो चूर्ण होता है ना, उसके समान नन्हे नन्हे क्या भरे होते हैं, पराग कण। इसे फोड़ेंगे तो इसमें क्या लिखे रहेंगे, पराग कण। जैसे अभी मैंने तुम्हें फंजाई का दिखाया था डबल रोटी पर, वो फूट जाता है तो उसमें स्पोर्स निकल जाते हैं, तो यहाँ पर होते बड़े, इसे कहता हूँ मैं पराग कण, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन्हें पराग कण कहते हैं। ये परिपक्व होने पर पराग कोश से बाहर निकल जाते हैं। जब मेरा फूल बड़ा हो जाएगा, पूरा परिपक्व हो जाएगा, तो ये भी चीज़ पूरी वृद्धि करने लगी। जब इसका समय आ जाएगा तो ये पक जाएगा, तो ये फट जाएगा, ठीक, फट जाता है यहाँ से। तो ये तो कह रहा है परिपक्व होने पर पराग कोश से बाहर निकल, इससे क्या है, परागकण क्या निकल आएंगे, बाहर। और ये परागकण हवा, पानी, कीट पतंगों मतलब मेरी कोई तितली है, तितली इस पर इत्र चूसने के लिए आई, वो इस पर बैठी है, तितली के पैर से, उसकी पंख से ये परागकण चिपक जाएंगे और वो दूसरे फूल के ऊपर बैठेगी तो इसके उसके ऊपर पहुंच जाएंगे, उससे किसी और बैठेगी तो उस पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे क्या होता रहता है, परागण, ठीक है। और हवा से भी उड़ते रहते हैं। अन्य जंतुओं द्वारा अपने पुष्प दूसरे पुष्प क्या, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, एक से दूसरी पुष्प क्या पहुंच जाते, कीटों के माध्यम से, ठीक।
अब अगला भाग आ गया पुष्प का स्त्री केसर। सबसे पूछूंगा मैं कल तुम्हें कौन कौन से भाग होते हैं। स्त्री केसर, स्त्री केसर को जब हम गौर से देखते हो तो मुझे ऐसी संरचना दिखाई देती है उसके अंदर, काट पीट करके। देखिए यह पुष्प का मादा भाग होता है, यह पुष्प का क्या होता है, अर्थात फीमेल पार्ट, तथा मध्य में स्थित है। जब फूल होता है उसके फूल के बीच में स्थित होगा। गुड़हल का फूल लेके आना, अच्छी तरह से दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक। इसके 3 भाग होते हैं। अब एक भाग देखिए, ये अलग है, ये वाला अलग है और ये अलग है। इस ऊपर वाले भाग को कहते हैं, देखिए वर्तिकाग्र, और यहां से लेकर यहां तक जो मैंने बना रखा है इसे कहते हैं वर्तिका, और इसके नीचे क्या कहते हैं, अंडाशय, ठीक। प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं जिसमें मादा युग्मक यानी कि अंड का निर्माण होता है, फीमेल गैमेटिका। पुष्प के सभी भाग एक आसन पर टिके होते हैं जिसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन भैया किसे कहते हैं मालूम है? पुष्पासन को देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूं अभी। देखिए ये है पुष्पासन। अब देखो ये क्या कह रहा है, पुष्प के सभी भाग कौन कौन से, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये है 4 भाग। तो सभी किस पर टिके होते हैं, पुष्पासन पर। देखिए ये है पुष्पासन, ये दिख रहा है, ये यहां से लेकर के, ये यहां से लेकर के, यहां से लेकर के, ये तुम्हें संरचना दिख रही है, ये इसे कहता हूं मैं पुष्पासन। पुष्पासन अर्थात पुष्प का आसन, जिस पर क्या, पुष्प बैठा हुआ है। अब देखिए ऊपर देखिए क्या है, बाह्यदल, अब क्या है दल, अब क्या है पुंकेसर, और क्या है ये 4 भाग। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पुष्प जिसके ऊपर टिका होता है उसे मैं क्या कहता हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन, पुष्पासन कहते हैं, ठीक। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल क्लास के लिए हम आगे और पढ़ेंगे इससे, ठीक है। तब तक सभी बच्चे शांत हो, सब पूछूंगा मैं कल इसके बारे में।